क्यों भाई सुधांशु भैया, जब हम बैठे हैं इस बात की करने के तो अभी करो ना सारी क्लोज। अभी भी नहीं करें तो कब करेंगे? बताइए। खाना खा लिया? हाँ। चलो ठीक है आप ही के साथ तो बैठा। अरे मैं पूछता हूँ यार। जी, सुबह नहीं खाया इसलिए पूछे। तो जैसे मैं समझा कि आ, मानव का प्रयास, मानव कुल का प्रयास पे हमें के अनुकूल हमें सोचना है, ना कि व्यक्ति विशेष के अनुकूल। पर जैसे ये नृत्य संगीत, ये तो हमें मानव कुल प्रयास से ही मिला हम्म है ना। पर प्रश्न उस ये होना चाहिए, ये किसी वाद का प्रोडक्ट है क्या? हाँ। प्रश्न ये होना चाहिए, रोटी हाँ, किसी वाद का प्रोडक्ट है? आप बताओ। पर नहीं। हम्म, पर आध्यात्मवाद में ऐसा बोलते हैं कि आ, ये नृत्य संगीत पहले देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए किया जाता था, और अभी का बस उसका कुछ मूल्य, मतलब उसका कुछ बेस भूल गए और अभी बस ऐसे ही कर रहे हैं। तो हाँ, ऑब्जेक्टिव भूल गए और अभी ऐसे ही मतलब कर रहे ये इसमें स्पष्ट हो रहा है कि देवी देवता प्रसन्न नहीं रहते थे। हैं। उनको प्रसन्न करने के लिए कोई को महफिल में डांस करना पड़ता था। यह क्या मतलब है इन सब बातों का? तो अभी जैसे इसका ईश्वर क्या, बोर हो रहा था वैसे देवी देवता तंग आ गए थे, नहीं? तो अभी इसका क्या अर्थ समझे। आपका जो प्रश्न है वो आप खुद ध्यान दो कि उसमें कोई तथ्य है। देवी देवता हैं और उनको प्रसन्न करने की जरूरत पड़े? अरे, देवी देवता किसी की सेवा पाके प्रसन्न हो गए फिर आशीर्वाद दे दिए तो वो देवी देवता कहलाएंगे? एक सामान्य माँ बाप ही कोई हो, सामान्य माँ बाप, उसके दो बच्चे हों थोड़ी देर के लिए, है ना, तो अगर थोड़ा भी सामान्य होगा तो वो दोनों के लिए एक जैसा सोचता है, एक अच्छे से काम करता है, एक नहीं भी करता है ना, तो दोनों के लिए एक प्रकार का नजरिया होता है उसका, दोनों के उसके बच्चे हैं, चलो यार दोनों के साथ कुछ अच्छा हो जाए। तो हम देवी देवता के बारे में जो मान्यता लेके बैठे हुए हैं आदर्शवाद में, वो बहुत ठीक नहीं है। जानते नहीं हम देवी देवता को, यहाँ पर देवी देवता को मना कर रहे हैं ऐसा नहीं है, देवी देवताओं को हम ठीक से पहचानते ही नहीं, ये कर रहे हैं। आप बताओ, अगरबत्ती दिया लगा के कोई आदमी, है ना, दुनिया भर का गड़बड़ करके आए, वो देवी देवता खुश हो जाएगा उससे? तो काहे का देवी देवता हो? पर अभी जैसे बता रहे, दिया अगरबत्ती लगाने से वो एनवायरनमेंट ठीक रहता है। वो वो क्या है फिर। तो भैया बड़े बड़े दिए लगाओ, या बड़े बड़े लगाओ ना, छोटे छोटे क्यों लगा रहे हो? क्या है कि कोई भी बात को हमको जस्टिफाई करना है, इधर से नहीं हो रही क्योंकि तर्क में फंस रहे तो उधर से करा दूं। अगर एनवायरनमेंट के लिए ही करना है तो फिर एक अलग तरह का प्रोजेक्ट चलेगा ना, पूरे गांव में लगाए ऐसा बड़ा दिया। तो मेरे को लगाना है किसी और कारण से। अब बातचीत करते में तर्क नहीं बनता है क्योंकि अब विश्लेषण बहुत सारा आ गया, तो अब फंस गए तो क्या करेंगे, तो अपने अपने मंतव्य को पूरा करने के लिए कोई दूसरा पतली गली निकाल लो। ठीक, तो देवी देवता प्रसन्न होते थे एनवायरनमेंट ठीक करने के लिए दिया जलाने से, वैसा हो गया मतलब फाइनली आपके है ना, एनवायरनमेंट के प्रति सजग होने से देवी देवता खुश होते हैं, ये आप कहना चाहते हैं आप, क्योंकि एनवायरनमेंट का इशू हो गया। इसमें कोई तथ्य नहीं है, ये आप भी ठीक से परीक्षण करोगे तो हम पुरानी मान्यताओं को नया पैकेजिंग दे रहे हैं, है ना। ये बात ठीक है, दिया जलाने में जो सामान जलाओगे उससे जो होगा सो होगा। उसको सुबह शाम क्यों जलाना चाहिए, उसके पीछे कोई साइंटिफिक रीजन होगा तो हो सकता है, मतलब ह्यूमिडिटी RH जो भी होता होगा, लेकिन उनसे कहीं हिडन हमारी मान्यताएं इस प्रकार से जुड़ी हुई है कि मेरे को तो ठीक लगता है ये, तब जाकर वो अपने आप ही वो फिर संकट का कारण बनने वाला, आज नहीं तो कल। और आज तो फैशन है कि हम आदर्शवाद में जो भी हम, आदर्शवाद अलग चीज है और ये रूढ़ियों की बात कर रहे हैं आप, परिपाटियों की बात कर रहे हैं, उसमें हम जो कुछ भी करते थे उसके हम नए नए है ना साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं।
कान छिदाने के अब नए एक्सप्लेनेशन, कोई तर्क नहीं है, कोई तथ्य नहीं है उनमें। कान में इतने तो बड़े छेद हैं, देखो अगर ये और चाहिए ही था, और चाहिए ही था, मतलब प्रकृति इतनी मूर्ख निकली, ये बड़े बड़े छेद है। कितना बड़ा छेद, इतने बड़े बड़े छेद करने के बाद प्रकृति कर ही सकती थी ना। तो नेचर में जो डिजाइन है हम उसको चैलेंज कर रहे हैं, एक तो कि वो इनकम्प्लीट है, ठीक। फिर आपको बड़ा ज्ञान आ गया, आप उसको कंप्लीट कर रहे हैं। पहले किसी मान्यता से करते थे, अब मान्यताओं की विज्ञान युग आ गया तो तर्क बढ़ गया, लोगों का विश्लेषण करते हैं तो हवा निकलती है, तो बचाएं कैसे उस मान्यताओं को। तो आप नया नोटंकी निकाल लिया उसको, है ना, साइंटिफिक है ये, साइंस ने प्रूव कर दिया। कौन है रे, साइंस किधर रहता है ना। तो अब ये फिर ये जो चालबाजी है, इसको बोलते चालबाजी, करना वही अपने को, ठीक है ना। तो आप खुद सोचो कि देवी देवता कोई भी हो, एक सामान्य अच्छा आदमी हो यार, वही सोचो आप, वो न्याय के साथ जिएगा तो अपना पराया करना चाहिए उसको, कि जो उसके फेवर के लोग हैं उनके लिए अलग, जो उसके फेवर के नहीं है उनके लिए अलग। ऐसे आदमी को तो हम आदमी मानने को अभी तैयार नहीं है, थोड़ा सा बुद्धि लगाएंगे तो देवी देवता को खुश करना आसान होगा। यदि खुशी करना हो मान लो, तो विल इट बी इजी? नहीं ना। जैसे छोटा मोटा जादू टोने से क्या हो जाएगा, और वो पहले से खुश है भाई, तभी देवी देवता कहला रहे हैं। आपके व्यवहार से उनका व्यवहार डिपेंडेंट नहीं, क्योंकि हम लोग मानव का अध्ययन नहीं किए, इसलिए देवताओं का अध्ययन कर ही नहीं सकते हम, है ना। जब तक मानव का अध्ययन पूरा नहीं होगा, हम ठीक ठाक देवी देवता की पहचान नहीं कर पाएंगे, है ना। और देवी देवता का पहचान ठीक नहीं होगा तो प्रेरणा नहीं मिलेगा, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो मानव के लिए मानव का अध्ययन होना बहुत जरूरी है, जिससे कि ठीक ठाक देवी देवता की पहचान हो जाए कि क्या है सही देवी देवता, ठीक है। ये बात समझ में आता है। ठीक। तो आदर्शवाद एक अलग चीज है, परिपाटियां एक अलग चीज है। चला आ रहा है बहुत दिन से, बहुत दिन चला आ रहा था, हम उसको करते रहते हैं, फिर उसको हम जस्टिफाई करते रहते हैं ना। परिपाटिया का वो सब क्या रूढ़ियां बन जाती है। समझो उसको? जैसे एक छोटी कहानी बताते हैं हम। एक दादा थे, उनको है ना खेत के चक्कर लगाना रोज, और नीम का दातुन करना उनका अपना शौक था भैया। वो उठे सुबह खेत के चक्कर लगाए, देखे जाके 2 नीम की दातुन तोड़ी, अपना किया, घर आ गए। उम्र बढ़ने लगी तो अब क्या करें वो, कि वो जाएं, तो अब ने सोचा रोज रोज कौन जाएगा यार, तो एक दिन के लिए जाएं, वो 2-3 दिन आराम करें। तो 2-3 दिन की नीम की दातुन लाने लगे, तकिए के नीचे रखने लगे भैया। अब रोज जाना नहीं बनता है ना। तो चल रहा, और बुढ़ापा आ गया, और थोड़े शरीर की जर्जर हालत हो गई। तब उन्होंने सोचा पता नहीं कब जाने को मिलेगा, तो एक दिन इकट्ठी 10-15-25 है ना नीम की दातुन बना के ले आए। कहाँ रखे हैं, तो उन्होंने ऐसे रस्सी बांधी और अपने सिर के ऊपर ना वो खटिया लगी ना, उसमें टांग दी ऐसे केजुअल कि यहीं टांगे, यहीं से निकाल लूंगा यार। और दुर्भाग्य देखो सुबह निपट लिए। अब जब से क्या हो गया, जब से कोई भी बीमार हो जाए उसके ऊपर लोग नीम की दातुन टांग दे हुए कि अब जाएगा बाबा, है ना। बुजुर्ग व्यक्ति बीमार हुआ कि घर वाले जाके नीम की दातुन 150 तोड़ के लाके टांग दे। अब ये जो टंगा हुआ ये भी देखेगा अब मैं जाने वाला हूँ, है ना। अब इनका कोई तथ्य नहीं है। अब फिर इसको बनाए रखना है हमको, क्योंकि हमने ये देखा और हमको बड़ा अच्छा लग रहा है, मतलब जो देखते रहते हैं आदत पड़ जाती है उसकी। अब इसको बचाने के लिए अब नीम में है ना बड़े गुण होते हैं जी। अब बोलोगे तुम यहाँ से, अब नीम में गुण होते होंगे, कौन मना करे, लेकिन अब वो यहाँ सिर पे लगाने से क्या है ना, सीधा जाते समय जो आत्मा है वो नीम को टच करके निकल जाती। अब ऐसे कुछ भी हम लगाते रहते हैं, तो ठीक है ना। तो विज्ञान के नाम पर अब बहुत सारे एक्सप्लेनेशन, लाल टीका लगाना से, सफेद टीका लगाना से, ये लगाना से, वो लगाना से, ऐसा ना वैसा, ठीक है। मैं कोई वो कभी कभी सोते समय कभी देख लेते वीडियो, तो एक वीडियो में आ रहा था, एक महान गुरुजी हैं, उनसे पूछा कि आपकी पत्नी का देहांत कैसे हो गया। तो उन्होंने बताया कि ऐसा हो गया कि बोले हमारे हिंदुस्तान में साधना करते समय महिलाओं को बहुत ध्यान रखना पड़ता है। ध्यान में एक ऐसी अवस्था आ जाती है कि जिसमें शरीर छूट सकता है,
तो क्या करते हैं, महिलाओं को है ना बिछिया पहनाते। और हमारी पत्नी ने क्या किया, उस दिन ध्यान करते समय वो बिछिया और ये सब अंगूठी उठा कर उन्होंने नीचे रख दी थी। ठीक है, तो ध्यान की ऐसी अवस्था आ गई उनकी कि वो जल बसी। तो बोला आपको पता चल गया? तो बोले हाँ मैंने पहले देख लिया था, उन्होंने निकाल के रख लिए, तो अब वो जाएंगे ऐसा लग रहा था मुझे। तो आपने उठ के क्यों नहीं पिला दी? किसी ने पूछ ही लिया? नहीं, वो ध्यान का एक तरीका होता है, उसमें हम थोड़ी उठ के जा सकते हैं। देख लिया, अब जाएगी अभी, लो जी। तो आप जवाब क्या दे रहे हैं और कौन सी चीज को वापस स्थापित कर रहे हैं कि बिछिया पहनना जरूरी है सब महिलाओं को? नहीं तो तुम लोग ध्यान लगा तो निपट लोगे सब, है ना। तो बोले वो बिछिया पहनाई इसलिए जाती है। अब साइंटिफिक हो गया ये। अब कौन सा साइंस है इसके पीछे? साइंस नाम का आदमी किधर है? कुछ भी चीज साइंटिफिक हो गया। अब साइंटिफिक का मतलब होता है विश्लेषण। विश्लेषण का मतलब एक तौर तरीका, तर्क विधि से उसको विश्लेषित करके देखना, उसका नाम है साइंटिफिक अप्रोच। नहीं आजकल लैब में टेस्ट हो गया जी, ये तो बहुत ही मतलब ऐसा रहता है। तो ये परिपाटियां हैं, ये रूढ़ियां हैं, ये जीने से बनती चली जाती। किस कारण से किया था और वो पता नहीं, बाद में वो कारण वारण गायब हो गए। अब वो केवल ढोल बजाने का कार्यक्रम रह गया, है ना। ऐसा होता है कि नहीं होता है? फिर उसको हम जस्टिफाई करते रहते हैं, किसी किसी तरीके बचाते रहते हैं, क्योंकि हमारे चित्रण में वो सब बैठे रहते हैं। तो उनका कोई उपयोगिता है या नहीं है? उस किसी समय में कोई रह गया होगा उपयोगिता, है ना। उस समय कोई आवश्यकता होगी, उनकी उपयोगिता बोलना तो ठीक नहीं है। सिचुएशनल डिमांड होगी, उस सिचुएशनल डिमांड को पूरा करने के लिए कुछ किए, वो बाद में परिपाटी बन गई, फिर उसको बचाते। उसका आदर्शवाद से क्या लेन देन है? अच्छा, तो इसका आदर्शवाद से को ले वाद का मतलब विचार, बताया ना। अस्तित्व क्या है उसके बारे में जो आपको समझ दे रहा है, ठीक, उसका नाम है अस्तित्व। क्या है, मानव क्या है, इसके बारे में कोई बताएगा ना आपको? क्या आप अपने समझ लेते हो? तो कौन बताएगा? तो कोई एक आदमी बताएगा ऐसा थोड़ी ना। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लोगों ने एक्सप्लेनेशन डेवलप करने की कोशिश करी। तो आदर्शवाद का कहाँ से शुरू हुआ, ये इसको अच्छे से समझ सकते हैं हम, कि जंगल में लोग रह ही रहे होंगे, हम अनुमान करके देख सकते हैं। अब ये मत पूछना कि जंगल में क्यों जाके रहने लगे, हर जगह जंगल होते थे इसलिए जंगल में रहते थे लोग, है ना। तो बहुत सारी चीजें घट रही हैं जिसको कोई भी सामान्य आंख से देखकर हम समझ सकते हैं कि भाई ये फल कहाँ से आया, वो पेड़ में देखो इतने सारे लगे, एक नीचे गिरा पड़ा, मतलब वहीं से गिरा होगा। ये आदमी के अनुमान में आते जाता है। तो जितनी चीजें आदमी को दिखती जाती है ठीक ठीक इंद्रियों से, उसके बारे में उसको समाधान होता रहता है, उसको समझ में आता रहता है। लेकिन मानव जिंदगी में, पूरी प्रकृति में ऐसी बहुत सारी चीजें हो रही होती हैं जिसका एक्सप्लेनेशन आप आंख से नहीं दे सकते, है ना। 5 आदमी जा रहे हैं जंगल में, थोड़ी देर बाद पता लगा एक पीछे गायब हो गया, 4 ही बजे। तो कहाँ चला गया? तो शेर खा गया। वो भी हमको समझ में आया क्योंकि शेर को खाते देखा हमने, हिरण खाते, उसमें कोई समस्या नहीं हमको। लेकिन प्रश्न ये आया कि 5 में इसी को क्यों खाया? अब इसका उत्तर नहीं है, तो ये प्रश्न खड़ा हो गया, ठीक है। ऐसे ही जिंदगी में जुड़े हुए बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं। पैदा हुआ कहां से आए, मर गया कहां चला गया, ये है ना, जोर से आसमान में गड़गड़ाहट हो रही है। तो ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है ये? तो जिनके उत्तर उसको नहीं मिले उनको सबका वो समस्या होता चला जा रहा है। जिनके उत्तर मिलते जा रहे हैं उनका कोई दिक्कत नहीं है। तो जो स्थूल चीजें हैं उनके कुछ के उत्तर होते जा रहे हैं, जो फिर उसको हम परंपरा में कम्युनिकेट भी करते जा रहे हैं। लेकिन बहुत सारे प्रश्न ऐसे खड़े होते जा रहे हैं जो लाइफ से जुड़े हुए मुद्दे हैं, जिंदगी से जुड़े हुए मुद्दे, है ना। ये किसने बनाया, वो किसने बनाया, फिर भगवान को, धरती को किसने बनाया। तो एक समय तक ईश्वर नाम की कोई चीज को आदमी ने पहचाना ही नहीं था, माना ही नहीं था, है ना। तब तक बहुत ज्यादा दिक्कतें थी, क्योंकि अब किसको जिम्मेदार ठहराएं उसके लिए, या उत्तर चाहिए ना। बात जिम्मेदार ठहराने की भी नहीं, उत्तर चाहिए। तो उत्तर नहीं है तो फिर एक कहीं ना कहीं एक सर्वशक्तिमान शक्ति के आधार पर, क्योंकि देख रहे हैं कि आदमी देख रहा है कुछ भी करने के लिए कोई पावर चाहिए रहती है। इतना सब कुछ जो हो रहा है उसके पीछे पावर चाहिए रहता होगा, ये अनुमान में आ जाता है आराम से। तो एक छोटा सा चीज देखकर बहुत बड़ा अनुमान कर लेता है। तो एक ईश्वर नाम की शक्ति को
मान लिया गया, वो सर्वशक्तिमान। अब जैसे ही ईश्वर नाम की शक्ति को अपन ने माना, उसके बाद बहुत सारे प्रश्न शुक्ला जी फटाफट आंसर हो गए, फटाफट। कहाँ से आया ईश्वर के वहां से आया, कहाँ जाएगा ईश्वर के पास जाएगा, आराम है अपने को। जैसे कोई लगा जैसे लॉटरी लगी, इतना बड़ा ज्ञान हो गया। ईश्वर नाम की सत्ता को सोचो, पा जाने के मतलब पहचान लेने के बाद, पहचानना मतलब मान लेने के बाद, एक स्वीकार कर लिया हमने सर्वशक्तिमान ईश्वर है भैया, तो हमारे जितने अनआंसर्ड प्रश्न थे उन सबको एक आंसर मिल गया। क्या आंसर मिल गया? ईश्वर। पैदा क्यों हुआ ईश्वर? यही क्यों हुआ, यही क्यों हुआ, ऐसे टेढ़ा बांका क्यों हुआ, दुबला पतला क्यों हुआ, मोटा क्यों नहीं हुआ, मोटा क्यों हो गया, पतला क्यों नहीं हुआ, काला हुआ गोरा क्यों नहीं हुआ, है ना। ये सब के उत्तर क्या हो गया? अब सब ईश्वर हो गया। आराम आ गई, माना जाती है एकदम रिलैक्स, एंजॉय कर रही। धीरे 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 वापिस प्रश्न खड़े हो गए, यार ईश्वर का हमारा लेने देना क्या है? तो अब जीते जीते जी ये तो पता चलने लगा कि भाई हम शरीर नहीं है, ये तो शरीर ही बता देता है, इसमें कोई ज्ञान तो कोई होता नहीं है। तो हम शरीर नहीं है, फिर हम क्या हैं, फिर ईश्वर से हमारा नाता क्या है, इन प्रश्नों पर शोध चलता रहा, है ना। फिर बहुत साल के बाद, हजारों साल के बाद, 1000 साल में, है ना, आत्मा नाम की चीज को इन्होंने एक लाए हाइपोथेसिस। ये सब हाइपोथेसिस है, ईश्वर नाम की चीज के भी हाइपोथेसिस, केवल हाइपोथेसिस, है ना। हाइपोथेसिस का मतलब होता है एक उत्तर आपके सामने आता है और आप उससे सभी घटनाओं को एक्सप्लेन करने का प्रयास करते हो और फिर घटनाओं पर नियंत्रण पाने का प्रयास करते हो, और अगर वो सब हो जाता है तो वो हाइपोथेसिस ज्ञान है, और नहीं तो वो हाइपोथेसिस ही है, कोई ज्ञानवान नहीं हो। तो इस प्रकार का हो गया। उसके बाद आत्मा नाम की चीज को इंट्रोड्यूस किया विधिवत, क्या आत्मा भी कोई चीज होती है? तो और आंसर हो गया, बढ़िया हो गया, यही आत्मा चली आ रही हो, वेरी गुड यार। अब परमात्मा से आत्मा का संबंध क्या है? इस प्रकार से ये धीरे धीरे एक कंप्लीट फिनोमिना को एक्सप्लेन करने के लिए एक थॉट को डेवलप हुआ है कि आत्मा और परमात्मा का कोई संबंध है। क्या संबंध है? तो उसके लिए आया घटपट न्याय। एक याज्ञवल नाम के ऋषि थे, उन्होंने पहली बार वो व्यक्ति हैं जिन्होंने स्टेब्लिश किया कि आत्मा और परमात्मा का कोई संबंध है। बंद कर दे भाई, चलो मैं कर देता हूं। घटपट न्याय सुना नाम आपने? सुना घटपट न्याय सुना? तो याज्ञवल ऋषि ने पहली बार बताया कि हम सब के अंदर एक परमात्मा रहता है, आत्मा और परमात्मा का संबंध। 100 साल 200 साल की तपस्या करके आए और उन्होंने इसी मुद्दे को बनाया, कोशिश किया कि क्या है ये, इनके बीच में रिलेशन क्या है। तो उन्होंने आके सभा लगाई, बनारस में लगती है सब सभाएं, है ना। बताओ भाई क्या होगा? तो उन्होंने बताया देखो आत्मा जो है वो, हर आत्मा में परमात्मा निवास ही करता है। अच्छा जी, वही आपको प्रेरणा देता है, ऐसा करो वैसा करो तैसा करो, नहीं करो, सही करो गलत करो, जो करो। किसी ने पूछा कैसे कैसे मान लें कि परमात्मा एक और प्रत्येक आत्मा में कैसे निवास करता है? तो घटपट न्याय 100 घड़े उन्होंने मंगाए मट्टी के। कितने घड़े मंगाए? और उन घड़ों को पट दिया पानी से, भर दिया पानी उनमें, और 12 बजे की धूप में बाहर खड़ा कर दिए। बोले देखो इसमें सब में सूरज दिखाई देता है, दिखाई दे देता है। सूरज एक, परमात्मा एक, घड़े सब आत्मा। दिख रहा ना किस प्रकार से, देखो, है ना। तो बड़ा एस्टेब्लिश हो गया, ताली बज गई, जोरदार हो गया, याज्ञवल्क्य ऋषि की जय हो गई। ठीक, उन्होंने साबित कर दिया कि आत्मा और परमात्मा का इस प्रकार का संबंध है। वो एक कहीं भी होता, सर्वव्यापी है, और वो सब में दिखाई दे रहा है, देखो, है ना। इसी विधि से हर आत्मा में परमात्मा का निवास होता है। काफी जोरदार जश्न हो गया ना। कोई एक विद्वान आदमी था ही भाटिया जी जैसा वहां पे, वो याज्ञवल्क्य जी भी धीरे साइड में गया, सर ये आपने कर तो दिया, बढ़िया हो गया, लेकिन ये बताओ सूरज उसमें रहता है क्या? नहीं रहता, दिखता है, रहता नहीं है ना। याज्ञवल्क्य सोचा बात सही है, लफड़ा हो गया कुछ, ये तो स्टेब्लिश ठीक से नहीं हो रहा है। दिखता है, रहता तो नहीं है। तो अब माना जाती कहानी देखो कितना जोरदार है। तो याज्ञवल्क्य जी की तो आंख खुल गई कि कोई लफड़ा है इस थ्योरी में, कुछ गड़बड़ है। वो चले गए वापस, किधर चले गए? वो तपस्या करने। और हम सब माने रह रहे हैं अभी तक, वो अभी तक लौटे ही नहीं आके।
कि क्या है क्या नहीं है, और पूरी मानव जाति उसको स्वीकार कर ली। अभी अपन भी कम थोड़ी ना आदमी, क्योंकि आदमी को उत्तर चाहिए यार, जल्दी से बताओ यार, जैसे उत्तर मेरे रिलैक्स, समाधान सबको चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से अस्तित्व के बारे में जो कुछ भी घटनाएं हो रही उनके बारे में, उन सब से निष्कर्ष बन के मानव के बारे में बताना, और मानव को अब क्यों जीना है, कैसे जीना है, इसके उत्तरों को स्टेब्लिश करना है, ताकि जीवन शैली को कोई डायरेक्शन मिले, कोई लक्ष्य मिले, कार्यक्रम मिले, कुछ कुछ हो समाज में। वो सबको बताने का नाम है वाद। फिर उस वाद मतलब वो ज्ञान है, उस ज्ञान के आधार पर एक विचार बनता है। वाद का मतलब होता है विचार, और विचार का मतलब होता है कि अब जीना कैसे। उसमें भी तुलन और विश्लेषण दोनों आ जाते हैं, है ना, विचार में। तो कैसे के उत्तर के साथ जब हम खड़े होने जाते हैं, कैसे जिएंगे। अब ये हमको समझ में आ गया कि प्रत्येक आत्मा में परमात्मा निवास करता है। अब उसके बाद जीने का स्वरूप क्या होगा, तो स्वयं के आत्मा में जो परमात्मा निवास करता है उसका स्मरण करो। अब सब दिनचर्या बनेगी उस हिसाब से, और सब रीति रिवाज बनेंगे, फिर सब शादी ब्याह उस प्रकार से होगी, आत्मा को परमात्मा में, है ना, ध्यान में लगा के। तो फिर उस विचार के अनुसार जीने का एक कार्यक्रम धीरे धीरे परंपरा में बनता है, और वो इट टेक्स टाइम। 100 साल, 200 साल, 500 साल में तो वो पता चलता है, फैलता है कहीं जीने के स्वरूप में। और उसके बाद वो सही है कि नहीं है, पूरा है कि नहीं, फिर अगले कुछ साल लग जाते हैं उसमें। ये बात समझ गए। तो वाद का मतलब है कि क्या बताया आपको, विचार क्या दिया गया है, किसके बारे में, अस्तित्व के बारे में, किसके बारे में, मानव के बारे में, किसके बारे में, कि मानव कैसे जिए, क्यों जिए, क्या करे क्या ना करे, इसके बारे में। इसको कहते हैं एक थॉट, कंप्लीट विचार। समझ गए, ये बात समझ गए। फिर आगे परिपाटी मैंने बताया, वो तो कुछ भी परिपाटी होती है। जैसे हमारे यहाँ एक परिपाटी बन सकती है कि भाई हम बर्थडे के दिन सब ऐसे बैठते हैं, गाना गाते, जन्मदिन आया है, हाँ, गाते रहो जिंदगी भर। अब वो अपने आप में एक थोड़ी देर परिपाटी बन गई, हम मर गए, उसके बाद लोग वही गा रहे, है ना, क्योंकि कुछ ना कुछ परिपाटी बनेगी। अब वो परिपाटी किसी विचार से कनेक्ट करती, ठीक, विचार ही इनकम्प्लीट हो तो कहते हैं ओहो कर लो, क्या होने वाला है। विचार अपने आप में कंप्लीट हो तो उसको सहयोगी, सब परिपाटियां क्या है, उसके सहयोग में काम करती हैं। ठीक है ना, हम मूल्यांकन रखते हैं। अभी अब मूल्यांकन में कुछ सार्थक बनती हो, आप ठीक से रख पाते हो, ठीक से हम सुन पाते हो, उसकी कोई उपयोगिता होगी तो वो सार्थक होगा। नहीं तो वो ट्रेंड है कि एमसीबी के में ऐसा बर्थडे मनाते हैं, हम भी मनाएंगे, मना लो, जैसा है ना वहाँ मनाते होंगे अमेरिका में, वैसा है, वो भी एक परिपाटी है, हम यहाँ अलग बना लें। तो वो सब बनेंगी ही बनेंगी, ऐसा नहीं कि नहीं बनेंगी, वो होने नीचे, ऐसा नहीं होता है, हो गई। जैसे हम कुछ भी काम करने जाएंगे तो हमने अभी ये सेटअप बना लिया, थोड़ा 2 फीट ऊपर है, हम बैठे कुर्सी पे, फिर आप यहाँ बैठे कुर्सी पे, कुछ नीचे बैठे, एक प्रकार का हम कुछ बनाते ही हैं, कुछ ना कुछ करेंगे। उद्देश्य कोई चीज़ है, उसको पूरा करने के लिए कोई ढांचे खांचे हम बना लेते हैं। कल को उद्देश्य उद्देश्य किसी को पता न चले, ढांचे खांचे रह जाए, घर लोग घर में प्लेटफॉर्म बना के ऐसे नंबर से बैठे रहे, खाना खाने के बाद चलो जी टीवी देखना बुरी बात, तोबा तोबा, उससे अच्छा तो है ना ऐसा घर बना लिया, उसमें लकड़ी लगा ली, तो अब बचा रह जाएगा यही। ये बात समझ गए। तो मुख्य उद्देश्य, वो उद्देश्य कौन बताएगा, कौन बताएगा, विचार। हाँ बरोबर है। तो ना तो डांस किसी वाद का गुलाम नहीं है, डांस म्यूजिक किसी वाद का गुलाम नहीं है, ना तो आदर्शवाद का गुलाम वो, ना उसका प्रोडक्ट है, ना भौतिकवाद का, ना ये सहअस्तित्ववाद का। समझ गए। ये मानव परंपरा का सेट है। मनुष्य जब भी सुखी होता है, खुशी होता है, किसी भी कारण से हो जाए, चाहे संवेदनात्मक विधि से हो, चाहे फसल अच्छी हो जाए, चाहे शेर को मार गिरावे, जब भी वो उसमें कुछ खुशी होती है, वो लहर आती है, वो लहराता ही है। वो डांस भी करेगा, गाना भी गाएगा, वो किसी वाद का प्रोडक्ट नहीं है, और देवी देवता को खुश करने के लिए नहीं है ना। दुखी लोगों को क्या खुश करना, ठीक है, कर ही नहीं सकते आप। तो ये हमको समझ में आ जाए, ठीक है। अब बच गया राजा महाराजा के यहाँ डांस होते थे, क्योंकि राजा महाराजा भोगी हुआ करते थे, उनका मूड तैयार करने के लिए डांस होते थे। रात हो गई, अब थोड़ा लगा महफिल में सजा जरा, है ना, इतनी सारी रानियां वानियां रखी, क्या काम की, तो चल रहा है उनके यहाँ, तो उनको खुश करने के लिए चल रहा है सब कार्यक्रम, उनको खुश करते।
और राजा को हमने ईश्वर का अवतार मान लिया, इसलिए शायद किसी ने बोल दिया आपको देवी देवता को खुश करने के लिए। ठीक है। तो ये सब मनगढ़ंत बातें हैं, इनका कोई मतलब नहीं। इनका वैसे भी उन जहाँ से हम जिस लेवल से हम बात करें वहाँ कुछ नहीं इस तरह की बातें हैं, और ये केवल ऊपरी सुपरफिशियल बातें हैं। बात समझ गए? आपसे पूछ सकते हैं रोटी कौन से वाद का प्रोडक्ट है? आदर्शवाद का, भौतिकवाद का, सहस्त्रवाद का? अरे मानव की जरूरत है भैया। रोटी बस विचार थोड़ी ना है, कोई वो डिफाइन थोड़ी कर रहा है कुछ, है ना। लेकिन जब सुखी होने की बात आएगी और रोटी से सुखी होना है, तब वो क्या हो जाएगा? कौन सा वाद हो गया? कौन सा आप बोले? तो आदमी के सुख को डिफाइन करने जाएंगे, वहां से वाद की बात बनेगी, वहां से विचार की बात बनेगी। रोटी कोई वाद का प्रोडक्ट नहीं है। ये बच्चे जो पैदा होते हैं किसी वाद का प्रोडक्ट थोड़ी ना है, ये भौतिकवाद का प्रोडक्ट है, ऐसा कुछ है? ये आदर्शवादी प्रोडक्ट, ऐसा कुछ नहीं है ना। वो तो प्राकृतिक घटना है। फिर हम क्या परिभाषाएं, क्या सच्चाई को बताते हैं, देखते हैं, सुनाते हैं, समझाते हैं बच्चों को, है ना। वो किस अर्थ में, सारे विचार किस अर्थ में? आदमी को दुखी रखने के लिए, सुखी रखने के लिए, सुखी रखने के लिए। तो जब सुख को बताने जाते हैं हम, इस प्रकार से हम सुखी रह सकते हैं, तब वो एक प्रकार का एक विचार शैली बनती है ना। उसमें हम सभी मुद्दों को एड्रेस करने की कोशिश करते हैं ना, चाहे वो आदर्शवाद के नाम पे हो, चाहे भौतिकवाद के नाम पे। सभी मुद्दे वहां पे बताएंगे वो। ठीक है। अब वहां पर सारे आदर्शवाद में सारे मुद्दों का जड़ तो ईश्वर है। संबंध की बात हम भी कर रहे हैं, संबंध की बात वो भी करेंगे। आपको लगेगा ये तो पुरानी बात हो रही है। अब वहां पे संबंध क्या है? ईश्वर परम पिता परमेश्वर है, तो हम सब क्या हो गए? क्या हो गए हम? भाई बहन। तो हम पूरी मानव जाति भाई बहन है। इट साउंड गुड, बट द प्रॉब्लम क्या है इसमें? फिर शादी कहाँ करेंगे? किससे करें? भाई बहन से करें। दूसरा, जब बाप का ही पता नहीं चल रहा है, बाप लापता है, कंसेप्ट में तो आ गया ईश्वर हमारा सबका परम पिता परमेश्वर है, माता किधर है? तो जब बाप ही नहीं मिला तो माँ कहाँ से मिलेगी? तो कितने दिन आप इस बात को यकीन करोगे? है ना, माता वही है, ये मेरे को नहीं पता था, है ना। तो माता वही, पिता भी वही। तो अब ये सुनने के लिए ठीक है, उससे कोई ड्रॉ कर लेते हैं, हम भाई बहन है, बहुत बोलने में अच्छा रहता है, तो वी ऑल ब्रदर्स एंड सिस्टर ऑफ द वर्ल्ड प्लेनेट अर्थ, सुन के अच्छा लगेगा। बट इसको जियो आप, शादी नहीं कर सकते आप। ठीक है ना। तो वो आएगा सब जगह से। फिर सुख क्या है भाई? सभी ईश्वर की भक्ति में लगे रहो। फिर शिक्षा क्या होना चाहिए? ईश्वर को पाने के लिए। फिर व्यवस्था क्या होगी? भक्ति और, है ना, विरक्ति के लिए सारा डिजाइन बनाओ, सारे आश्रम, घर नहीं रहेंगे, सब उस प्रकार बनेगा ना। तो सारा ताना बना उसके आसपास बुनेंगे अपन। ठीक है ना। फिर वहां पर सही गलत क्या है? जिससे ईश्वर खुश हो जाए, देवी देवता खुश हो जाए, वो सही, और जिससे ईश्वर देवी देवता नाराज हो जाए, वो सब गलत। ठीक। तो सही गलत का पैमाना न्याय क्या है, उसको उस प्रकार लिखेंगे। जैसे मैंने बताया कि न्याय सिद्धांत सुबह बताया सही, अपराधी को खत्म कर दो, यही न्याय सिद्धांत। अपराध खत्म हो जाए थोड़ी ना। तो ये हमको समझना पड़ेगा कि शब्द वही है, उन सबको बताने की कोशिश करेंगे, वो करते ही हैं, तब वो विचार बनता है। जो बीच में बहुत सारे आते हैं जो इन सबको एड्रेस नहीं करते, वो कोई विचार थोड़ी ना है। आप बोलो रजनी से एक विचार है ना, बुद्ध है कोई विचार है, ऐसा थोड़ी ना बनता है। बुद्ध कोई विचार नहीं है, रजनीश कोई विचार नहीं है, जैन कोई विचार नहीं है ना, गुरु नानक कोई विचार थोड़ी ना है। क्यों? क्योंकि दे आर नॉट गिविंग यू द कंप्लीट आंसर्स, है ना। सही गलत की बात ही नहीं कर रहे हम। जो कुछ भी मानव की जिंदगी है, उससे जुड़े हुए सभी आयामों पे वो चुप हैं। कोई लोग, कोई एक दो लाइन में पकड़े हुए, उसी में बोले जा रहे हैं, है ना। उनके लिए पूछो कि भाई एजुकेशन क्या होगी, तो नहीं पता है। आदमी रोटी कैसे कमा खाएगा, उसके बारे में क्या राय है तुम्हारी इस सिद्धांत से, तो उसके बारे में चुप है ना। संस्कृति क्या होगी, सभ्यता क्या होगी, विधि क्या होगी, व्यवस्था क्या होगी, विश्व परिवार तक व्यवस्था का स्वरूप क्या होगा, तन मन धन का सदुपयोग क्या होगा, कुछ भी नहीं बात। तो उनको विचार भी नहीं कहते हैं, वो केवल एक प्रचारक टाइप के कोई मोटिवेशन होते हैं ना। वो कुछ एक धुन उनको सवार हो गई, वो धुन के बारे में बोलते रहते हो।
तो वो कई लोगों को बड़ा अपील कर जाता है, बहुत लोग उसमें गुदगुदाते रहते हैं ना, एक ही बारे में कुछ ना कुछ बोलते रहे। तो मनुष्य की जिंदगी में के जुड़े हुए जितने आयाम हैं, वो हम आयामों को लिखेंगे, अभी पूरा बोर्ड भर जाए, है ना। 4 आयाम तो हम बोल रहे हैं, विचार, व्यवहार, ठीक है ना, अनुभव, कार्य। 5 स्थितियां हम बोल रहे हैं, व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतरराष्ट्र। फिर 5 है ना, आयु बोल रहे हैं अपन। फिर अमीर है, गरीब है, फिर है ना, महिला है, पुरुष है, रोगी है, वृद्ध है, ठीक है। फिर शिक्षा है, संस्कृति है, सभ्यता है, व्यवस्था है, फिर संविधान है। ये सब मनुष्य की जिंदगी जुड़ा हुआ। फिर रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, गणित शास्त्र, विमान शास्त्र, पाक शास्त्र, जो बोलो, ये सब मानव की जिंदगी के आयाम। इन सब को यदि कोई आंसर करता है, उसका नाम है विचार। क्यों 2 ही विचार क्यों बने अब तक? क्योंकि आदर्शवाद एक प्रकार का ईश्वर केंद्रित थॉट बना और उसने सभी मुद्दों को आंसर किया। तो यही लड़की क्यों मिली, इससे तुम्हारी शादी क्यों हुई, तो उसका आंसर है कि पिछले जन्म की थी ये। तो आंसर दे रहे हैं सब कम, है ना। अब वो व्यवहारिक है या नहीं है, वो तुम देखते रहना। उसमें चले आंसर मिला, बढ़िया लगा, तो मैंने बताया कि किस प्रकार से वो ईश्वर को पहले पहचाने, माने, उसके बाद आत्मा नाम की चीज़ों को माने, उसके बाद इनके संबंध को, उसके बाद फिर इसके लिए देवी देवताओं को, फिर उसके लिए फिर कर्मकांड पे आए। फिर इस प्रकार से वो सारा जो भी कर्मकांड के साथ जो रूढ़ियाँ रुचियाँ बनेंगी, वो सब बनती चली, है ना। तो वाद क्या होता है, इसकी महिमा को थोड़ा समझने की जरूरत है, ठीक। पीला कपड़ा पहन लिया तो आदर्शवाद, ऐसा नहीं है। कल गेरुआ पहनना है, क्या दिक्कत? तिलक लगा आ जाए तो आदर्शवाद थोड़े। आदर्शवाद क्या चीज? जहां पर हम सभी घटनाओं के लिए किसको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं? ईश्वर को। और ईश्वर को हम जानते नहीं है, माने रहते हैं, ठीक है। तो अपने दायित्व कर्तव्य को हम पहचानते नहीं है, और वो सब के लिए ईश्वर को जिम्मेदार मानना, कुल मिला के ये आदर्शवाद। सब चीज का हल जो है वो सामान है, पैसा है। ये वाद जो है, ये विचार जो शैली है, आदमी के सुखी होने के लिए पैसा, शिक्षा के लिए पैसा, संस्कृति कैसे बचेगी पैसा, सभ्यता के लिए पैसा, है ना, विश्व में शांति कैसे आएगी पैसा, ठीक। जब सभी का आंसर हो गया पैसा, तो एक विचार हो गया। अब वो एक कंप्लीट विचार हुआ जो कि इनकम्प्लीट है, व्यवहार में पूरा नहीं पड़ता, वैसे अपनी तरफ से आंसर कर रहे। इज दैट क्लियर? अध्यात्मवाद कुछ नहीं होता है। जब यहाँ विचार आदर्शवाद के भाग है अध्यात्म, है ना, वो आत्मा के बारे में कुछ अध्ययन कराते हैं, वो अध्यात्म हो गया। आत्मा का अध्ययन ही अध्यात्म होता है। यहां पर जो कह रहे हैं अनुभवात्मक अध्यात्मवाद की बात करें, तो वहां पर मानव का अध्ययन करें पूरे का, अनुभव के साथ, तो उसको भी आगे समझ लेंगे, है ना। तो वहां पर जो केवल आत्मा के बारे में कुछ कर रहे हैं, मन के बारे में कुछ कह रहे हैं, बत्ती के बारे में, आत्मा के बारे में कुछ कह रहे हैं, ठीक है, वो अध्यात्मवाद हो गया। वो आदर्शवाद का भाग है। इज दैट क्लियर? सबको क्लियरिटी आ रही है थोड़ी थोड़ी? तो वाद क्या है? कोई बता सकता है क्या है वाद? क्या समझ में आया? तो अस्तित्व के बारे में बता रहा है, उसमें मानव क्या है उसको बताना, उसमें मानव का सुख कैसे हो सकता है ना, और व्यवस्था क्या हो सकती है, इन सब को आंसर करना अगर कर पाते हैं तो ये एक वाद है। वाद बराबर विचार बराबर, है ना, जीना। तो उसको बताने का प्रयास करते हैं, ठीक है। इसीलिए 2 ही वाद आए, तीसरा ये है, ठीक। 6 दर्शन और 2 वाद। कितने दर्शन है? 6 के 7 पता नहीं मुझे, मैं कंफ्यूज होता। बता बे तार के 7 है। कौन कौन से बताओ? 6 के 7 तुम पता कर लेना, है ना, याद आ जाएंगे मेरे को थोड़ी देर में, कोई उपयोगिता नहीं उसकी। तो इतने दर्शन, दर्शन मतलब इस प्रकार से देखा गया। किसको देखा? अस्तित्व को, मानव को। लेकिन उनसे जो विचार शैली से जो व्यवहार शैली, जीवन शैली बनी, वो केवल 2 ही प्रकार से बन पाई।
वो सब 6 दर्शन मिला के एक ही है। वो कहाँ पहुंचे? वो सब ईश्वर केंद्रित में ही मर गए वो, है ना। सारा कुछ ईश्वर केंद्रित है। हाँ, विचार का मतलब बताया ना, वाद बराबर विचार बराबर जीना, फैलाव है ये। और दर्शन क्या है? दर्शन की परिभाषा लिख लो। दृश्य, दृश्य से प्राप्त, दृश्य से दृष्टि द्वारा प्राप्त समझ ही दर्शन है। दृश्य से दृष्टि द्वारा प्राप्त समझ ही दर्शन है। इसमें दृष्टि बहुत इंपॉर्टेंट है। दृष्टि का मतलब होता है देखने का तरीका। तो किस प्रकार देखा जाए? जैसे एक आ रहा है कि अद्वैत, एक है द्वैत। तो अद्वैत क्या कह रहा है? सच्चाई एक ही है। द्वैत क्या कह रहा है? सच्चाई दो है। आप दो से समझने जाओगे तो फिर आपको समझ में आएगा। अद्वैत कहता नहीं, एक ही है। अब ये एक प्रकार से विश्लेषण, एक प्रकार का देखने का तरीका है। एक देखने के तरीके को विकसित करके अस्तित्व को इस प्रकार देखना है जिससे कि आपको कोई समझ में आएगा कि क्या है सच्चाई। उसको कह रहे हैं दर्शन। वो अपनी कहानी बता रहे सब। तो फिर अगर वो अस्तित्व मानव और सुख व्यवस्था के बारे में बता रहे तो वो कहीं ना कहीं तो वाद ही हुआ ना। वो सब जाके जुड़ जाते हैं अध्यात्म वे से, आदर्शवाद से। सब मिला के आदर्शवाद है, क्योंकि फाइनली वो वापस ईश्वर केंद्रित ही हो जाते हैं। रहेगा। मतलब ओवरऑल वाद वो है कि जो घूम फिर के ईश्वर केंद्रित में आ रहा है, बट उसमें भी जो सब पार्ट्स हैं ठीक जिस बात। जिस तरीके का देखने का वो है देखने के तरीके दर्शन। अलग अलग है। उसमें द्वैत क्या कह रहा है कि हर चीजें दो है, दिन है तो रात है। ठीक है ना। तो आपको द्वैत विधि से देखना है। अद्वैत कह रहा है नहीं, एक ही है। फिर अद्वैत द्वैत भी है ना, बहुत सारे हैं। फिर न्याय मीमांसा है। फिर जो है आपका सांख्य दर्शन है ना। इन सबको पढ़ने की अपने कोई जरूरत नहीं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कचरे, मतलब कचरे मतलब कितना पढ़ोगे आप? आइंस्टीन की थ्योरी पढ़ो, एक जिंदगी कम पड़ जाए एक आदमी के लिए, है ना। फिर वेदांत है, वेद है और वेदांत भी है। फिर वेद आने के बाद वेदांत क्यों आ गए? बोले वेद का अंत होगा, आप यही वेदांत होता और क्या होगा? हाँ, जहां पर वेद खत्म हो गया वहां पे वेदांत। तो वेद का जो अंतिम स्वरूप है, जो मतलब करने लायक जो है ना, ये प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म का अंत है। तो यही सबसे ज्यादा काम करता है। ये वेदांत के वेद में से अंत में निकला क्या, तो उसको बोला वेदांत। तो वेद को कोई ज्यादा नहीं बोला, वेदांत पे फाइनल हुआ है। इस प्रकार से वेदांत को बोल रहे हैं कि वेद का कटिंग एज है, वो जो शार्पन एज है ना, वो वेदांत। ऐसे बहुत सारे हैं। तो ये सब दर्शन है। दर्शन का मतलब द वे यू लुक एंड हाउ डू यू सी अ रियलिटी इज। ठीक है। तो आपका देखने का तरीका क्या होगा, जिससे सच्चाई कैसी दिखती है। और ये सब पढ़ने के बाद आप केवल पागल होने के अलावा कुछ नहीं हो। भाटिया साहब 5-7 दिन पढ़ लो सर आप। अगर आप नहीं बिल्कुल जैसे है ना, वो जो साइकेट्रिस्ट डॉक्टर होते हैं, साइकेट्रिस्ट डॉक्टर दूर से देख लोगे ऐसे पागल पास आए अपन। कहीं भी साइकेट्रिस्ट के पास चले, दूर से पहचान जाओगे, उसका हाव वाव सब अलग टाइप का हो जाता है। किसी को भी देखना है, मैं तो दूर से बताता, अच्छा ये इसके पास आए अपन। पागलों के बीच में रह के, जिसको भी पागल होना, विज्ञान की सारी थ्योरी पढ़ डालो। स्ट्रिंग थ्योरी, कभी वेव थ्योरी, कभी पार्टिकल फिजिक्स, कभी क्या कह रहे, कभी क्या कह रहे, और वो सब इतने बढ़िया से कह रहे हैं कि जब आप उसके साथ चलोगे लगता है यार कितनी सही बात करे, ये तो बढ़िया बात है, ये भी तर्क सही, ये भी तर्क। तर्क विधि से चलते हैं ये कोई भी दर्शन वर्शन में तर्क नहीं होता, ऐसा नहीं है। इसका आप राजू भैया ढंग से पढ़ो ना, तो बहुत तार्किक है ये। एक बार घुस गया तो निकलना मुश्किल है इसमें। ये तो नागराज जी खूंटा ठोक दो कि भाई निकला क्या है इससे, चल बता प्रमाण क्या है, तो थोड़ा होश आता है कि अच्छा कुछ प्रमाण की बात है, नहीं तो बहुत बढ़िया है। ठीक है ना। तो मैंने इसको पढ़ना लिखना बंद कर रखा कई साल से, जाने नहीं था।
कब पढ़ेंगे इसको? जब कोई काम नहीं रहेगा, मतलब अनुभव हो जाएगा, प्रमाण आ जाएगा, परंपरा बन जाएगी, तो बैठ के पढ़ेंगे हंसने के लिए कि क्या हो रहा था। इसलिए नहीं कि कोई का अपमान कर रहा है अपन, इसलिए कि हमको समझना पड़ेगा कि कैसे कैसे गलतियां होती है। और वो केवल तार्किकता को यदि हम समझ मान लेते हैं तो तर्क, आदर्शवाद में तर्क कम ऐसा कुछ नहीं है ना। आप ऐसा बिल्कुल मत मानना कि वैज्ञानिक ही तर्क लगाते हैं। अरे गजब तर्क है भैया। वो सूर्य दिखाया 100 घड़े में, कोई कम लॉजिक है सर? वो दिखा रहे, देखो यार, दिख भी रहे। तो आदमी में तर्क शक्ति है, उसको सर्वमानव में सुलभ कराया विज्ञान ने, जो मैंने लिखवाया था ना। तो विज्ञान ने क्या करा, ज्यादातर बच्चों को तार्किक बना दिया, है ना। वो ये इसका योगदान है। लेकिन लोगों में तर्क नहीं होता था, ऐसा नहीं है। आप सारे वो देखो ना, नचिकेता संवाद सुन लो, चाहे युधिष्ठिर की बातचीत सुन लो, चाहे आप अष्टावक्र की बातचीत सुनो, राजा जनक के दरबार की। अब उनको हम सच माने या नहीं माने वाली बात है, लेकिन आप सुनोगे तो काफी तार्किक, पर्याप्त तर्क है उनमें। तो केवल तार्किकता से कोई सच्चाई पकड़ में नहीं आती। तर्क है किसी भी तरीके से आप लगा सकते हो। इज दैट क्लियर? ये बात समझ में आया? तो वाद क्या है ना? आदर्श को नाम दे रहे हैं क्योंकि वहां पर ईश्वर गलती नहीं करता है, ईश्वर कंप्लीट, ठीक है। वो आदर्श। फिर ईश्वर का प्रतिरूप कौन है? तो राजा। राजा भी गलती नहीं करता है। पता है आपको, राजा जब कुर्सी बैठ जाता है सिंहासन पे, तो उसमें ईश्वर का अवतार आ जाता है। फिर वो न्याय की बात करने लगता है, फिर वो जो है गलती नहीं करता है। फिर उसके बाद अगला आ गया ईश्वर का कोई मैसेंजर भी होता है, मैसेंजर फ्रॉम गॉड, MSG, है ना। कोई था ना MSG पिक्चर, नहीं थी ना कोई है? हाँ, वो अभी मैसेज ले रहे हैं बहुत सारे अंदर। तो वो भी गलती नहीं करता है। फिर उसके बाद आ गया, उसके बाद और आ गया, उसके बाद आ गया प्रजा। प्रजा कौन सी? जो 18 साल से ऊपर की है, जिसको वोट देने का अधिकार है। वो भी गलती नहीं करती। कब? जब वो वोट देने जाता है, उस समय उसमें ईश्वर का वास आ जाता है। पता है आपको, एकदम जागृत हो जाता है वो। और 18 साल की उम्र आते से जागृत होकर जब वोट देने, बाकी समय गलती करता है, जब वो बटन दबाने जाता है उस समय वो गलत करता ही नहीं है। क्योंकि अब ये बेसिक अजम्पशन है। अगर यहां पर हम गलती को स्वीकार लेंगे, गलती की संभावना है, तो फिर इनका पूरा ढांचा ही चकनाचूर हो जाता है। क्योंकि इस अजम्पशन को मानने के बाद फिर अब सारा काम चल सकता है। राजा गलती नहीं करता है, गुरु गलती नहीं करता है, ईश्वर गलती नहीं करता है, और प्रजा भी वोट देते समय कोई गलती नहीं करती है। ये पूरा ढांचा इस पे चलता है, आदर्शवाद पे। तो आज की दुनिया भले भौतिकवादी हो, लेकिन हमारे जो स्ट्रक्चर्स हैं वो सब आदर्शवादी हैं। प्रजातंत्र के मूल में भौतिकवाद नहीं है, इसको समझो अच्छे से। प्रजातंत्र के मूल में आदर्शवाद है। आपको 18 साल के होने के बाद आपको अकल आ जाती है, ये भी मानना है, और आप कम से कम वोट देते समय गलती नहीं करते। बाहर गेट तक आप गलती कर सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन जैसे वो बटन आता है आपके हाथ में, आपके अंदर ईश्वरीय ताकत आती है, और सही गलत को आप ठीक से पहचान पाते हो, और न्यायपूर्ण तरीके से आप बटन दबाते हो। आप थप्पड़ लगाते हो, बटन दबाते हो। ऐसे अजम्पशन के साथ ये चीजें चल रही। ये बात समझ आ रही जी? फिर जो अपन परिपाटी वाली और रूढ़ियों वाली बात कर रहे थे, तो इसमें भी सहअस्तित्ववाद में भी अपन कुछ तो परिपाटी आपने बोला चलती रहेंगी, है ना। तो जैसे कि जब हमारी शादी होती है महिलाओं की, तो फिर कुछ बिछिया पहनना, जो बात हुई, बिंदी लगाना, ये सब सिंदूर परिपाटी चलता रहता है ना। तो क्या मतलब ये हमारी जागृति में बाधा बनेंगे अगर हम किसी प्रकार से उसको फॉलो करते हैं? जो भी हम करते हैं वो किसी उद्देश्य के साथ होना चाहिए। उद्देश्य को जोड़ने की जरूरत है। शादी का कोई उद्देश्य है, किसी न किसी उद्देश्य तो होगी। आप बोलोगे कि नहीं हम सहअस्तित्ववाद से एकदम सिंपल करेंगे, तो सिंपल होगी, वो भी परिपाटी बनेगी, है ना। एक माला पहनाओगे तो बनेगी, माला नहीं पहनाओगे तो हाई करोगे तो हाई से शादी हो जाएगी, तो भी बनेगी, है ना। कुछ तो करोगे ना, जो करोगे वो अगली बार के लिए वो ट्रेंड बन जाएगा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। सफलता उससे, असफलता उससे नहीं है कि आपने
हार पहन के शादी करी कि गायत्री मंदिर में जाके करी थी, कि वो यज्ञ करके करी थी आपने, और गणेश जी को बुलाया कि नहीं बुलाया, है ना, उससे आपकी शादी का सफलता असफलता का कोई लेना देना नहीं है। लेना देना उसी प्रकार से है कि शादी का उद्देश्य क्या है, मानव जिंदगी का उद्देश्य क्या है, और न्याय और ये सब सच्चाई के साथ यदि जुड़ता है वो सब कार्यक्रम, तो वो ठीक है। नहीं तो वो केवल परिपाटियां हैं, वो रहेंगे कुछ ना कुछ तो करेंगे ना अपन, है ना। जैसे अभी यहाँ घर बनाएंगे तो कुछ तो करेंगे ना हम। मान लो नया घर बनेगा तो कुछ करेंगे कि नहीं करेंगे? पहले हम उठा के कुर्सी ले जाएंगे मान लो, तो अगली बार देखेगा अच्छा नए घर में पहले क्या ले जाते? कुर्सी। तो वो तो बने ही बना। अब घर बनने का उद्देश्य पूरा हो जाए, घर बनने का उद्देश्य हमको समझ में आ जाए, इनको समझ में आ जाए, उस उद्देश्य को हम सफल कर ले में, तो अब कुर्सी उठा के ले जाना कौन मना करता है? उद्देश्य महत्वपूर्ण है। अभी क्या हो गया, उद्देश्य गायब, तो परिपाटियां ऊपर चली गई, है ना। इज दैट क्लियर? तो वाद ठीक से समझ में आया कि नहीं आया? दर्शन समझ में आया, वाद समझ में आया? इसको अच्छे से समझ लो, क्योंकि शब्द सुनते डरने लगते हैं अपन, है ना जी। तो इन शॉर्ट जिस तरीके से आपने बताया कि आदर्शवाद में हर चीज अस्तित्व, ये जो 4 चीजें वो ईश्वर के आसपास घूमती है, और फिर ऐसे ये बहुत ही सार रूप में निकल गया, और भौतिकवाद में पैसे के बाद अब अपन सहिष्णुतावाद में देखेंगे तो पूरा न्याय के आसपास, मानव के साथ न्याय, मानव के आसपास, न्याय के आसपास, मतलब यही मतलब ऐसे लग रहा है कि हाँ यही सार है, न्याय, न्याय समझना है। और हर चीज में जिस तरीके से आपने सुबह भी बोला था कि खाना क्या है, न्याय देखें, पीना फेवरेट क्या है, न्याय, कलर क्या है, न्याय, मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि हाँ ये अच्छा तरीका है कि ये न्याय क्या होगा इसमें जानने का, हर क्वेश्चन में न्याय देखना या न्याय इसमें क्या होगा ये सही होगा, मतलब अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा सार रूप में ही समझ आ। ठीक बात, सार रूप में समझना जरूरी है ना, फिर विस्तार कर लेंगे जब जैसा लगे। केवल विस्तार का अध्ययन करते हैं, उसका सार अपने में नहीं बनता है ना, तो हमको संतुष्टि नहीं होती कि कुछ पकड़ में आया कि नहीं आया। तो आदमी दोनों तरीके से समझता है, सार में भी और विस्तार में भी। किसी भी चीज को सार में समझना और उसका विस्तार करना, दोनों एंड पे काम करने की अपने को जरूरत है। जब थ्रू एंड थ्रू हो जाता है, सार से विस्तार, विस्तार से सार, तो अपने को लगता है कुछ विश्वास अपने में बना। ठीक है ना ये बात समझ में आती है? छोटी सी शेयरिंग करें जी सर, जी। छोटा सा जैसे शादियों की बात हो रही थी ना, शादियाँ होती है ना, तो जब शादियों का मौसम आता है तो बहुत सारी शादियाँ इकट्ठी होती हैं। तो एक बार पंडित जी तो दिखा दो 3-4 शादियाँ, 3-4 शादियों का उनका कार्यक्रम बन गया। जी जी। तो लास्ट शादी में काफी थका हुआ था, रात को 12 बजे शुरू हुआ। तो उसने फेरे किए कितने? 4। 7 फेरे होते हैं, सही बात। तो 4 किए। तो उन्होंने कहा जी अब पंडित जी अभी तो 4 फेरे हुए हैं। बोले टिकना तो सुसरी 4 में टिक जाएगी, नहीं तो 7 में भी नहीं टिकेगी। so, कुल मिलाकर के तो इतना ही है जी, है ना। तो टिकेगी तो टिकेगी, नहीं टिकेगी अभी क्या करेगा वो, अपना नींद में है तो अपना जल्दी से निपटाना चाह रहा है। सही बात है। तो कम ज्यादा तो इतना ही है जी। धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। हाँ जी। तो ये क्या क्या बात समझ में आ गई? वाद समझ में आया, दर्शन समझ में आया। दर्शन क्या है फिर से बताते। तो दर्शन को समझने के लिए क्या क्या समझना है? एक तो दृश्य, दर्शक, दृष्टि, इनके योगफल में दर्शन होता है। दृश्य क्या है? क्या है दृश्य? अस्तित्व दृश्य है। और दर्शक कौन? मानव। और दृष्टि ठीक है ना, प्रियत लाभ दृष्टि, न्याय धर्म सत्य दृष्टि जैसे हो सकते हैं। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है? दर्शन मतलब अस्तित्व दृश्य है। दर्शक को दृश्य से दृष्टि द्वारा जो समझ बनता है उसका नाम दर्शन होता है ना।
ये समझ में आता है? ये अस्तित्व संपूर्ण दृश्य है, मैं दर्शक हूं, अब मेरी दृष्टि भी है कोई चीज। दृष्टियां दो प्रकार की, एक तो होती है जिसको हम लोग कहते हैं इंद्रिय, इंद्रिय गोचर, मतलब आंखों से कान से कुछ ना कुछ दिखाई देता है, सुनाई देता है, इसको बोलते हैं इंद्रिय दृष्टि, चमड़े की दृष्टि बोलते हैं। और दूसरा दृष्टि होता है ज्ञान दृष्टि, जो बड़ा लफड़ा है कि दर्शन पहले हो कि ज्ञान पहले हो। ज्ञान हो जाए तो दर्शन काहे के लिए चाहिए, दर्शन हुए बिना ज्ञान कैसे हो जाए। ये सब यहाँ पर थोड़े पेंच है इसमें, है ना। दृष्टि अगर ठीक नहीं होगी तो दर्शन ठीक नहीं होगा, और दर्शन ठीक नहीं होगा, दृष्टि कैसे ठीक हो जाएगी हमारी। ये एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बनती है इसमें। क्यों बनती है इसको भी समझ सकते हैं। अस्तित्व में देखेंगे तो दो चीजें सहअस्तित्व है, एक तो व्यापक है और एक प्रकृति है। प्रकृति में देखेंगे तो चार चीजें हैं और चौथी चीज जो है वो मानव है। अब देखो ये कितना कॉम्प्लेक्स हो गया। ये कठिन क्यों लगता है आदमी को, ये थोड़ा समझने की जरूरत है। प्रकृति और व्यापक मिलकर कुल मिलाकर दृश्य है, और दृश्य में ही जो एक फैकल्टी है जो दर्शक है, ठीक। तो दर्शक को दृश्य में से अपना दर्शन करना है, स्वदर्शन। ये बात समझ में, क्योंकि हम मैं दर्शक भी हूं और मैं दृश्य भी हूं। आमा है ना, बेसिकली सीयर एंड आई एम द पार्ट ऑफ सीन ऑल्सो। और प्रकृति में सीन है, प्रकृति तो सीन है, व्यापक और प्रकृति। और प्रकृति में सबसे बड़ा दृश्य कौन सा है, चार अवस्था है, पदार्थ अवस्था से विकसित, प्राण, प्राण से जीव और जीव से मानव। तो दृश्य कौन है, तो व्यापक में मानव का अध्ययन करना है। किसका अध्ययन करना है, व्यापक। व्यापक में होगा, व्यापक तो कांस्टेंट ही सब जगह एक समान है। तो दृश्य, अब देखो दर्शक को अपना ही दर्शन करना है, उसके लिए चाहिए दृष्टि। तो ये हजारों साल से जो चला आ रहा कथा कहानी, इसमें कॉम्प्लेक्स सिचुएशन क्यों हो जाती है, क्योंकि मैं ही दृश्य हूं और मैं ही दर्शक हूं। दृश्य भी मैं और दर्शक भी मैं, और दृष्टि भी मेरी और समझ भी मेरी। इसीलिए यहां पे बात बनी अध्ययन की, निरीक्षण की, है ना, स्वदर्शन की। मानव को मानव का अध्ययन करना इसलिए अनिवार्य। बात समझ में आ रहा है सरिता दीदी, बात समझ में आई कुछ आ रही ना। अब क्योंकि आदर्शवाद में कहा कि जब तक आपकी दृष्टि ठीक नहीं होगी तब तक आपको दर्शन ही नहीं होगा। और दृष्टि कैसे ठीक होगी, जब तक ज्ञान नहीं होगा। और ज्ञान कैसे होगा, जब तक दर्शन नहीं होगा। और दर्शन क्यों नहीं हो रहा, दृष्टि ठीक नहीं, तो फिर करें क्या, फंस गया ना मामला। तो दो जगह पे ये फंसा हुआ। अगर हमारी दृष्टि प्रिय हित लाभ की है तो मानव हमको समझ में नहीं आ रहा, मतलब अस्तित्व हमको समझ में नहीं आ रहा। अस्तित्व को समझने का मतलब मानव को ही समझना है इसमें, ये भी समझ लो। क्योंकि एक प्रकृति और एक व्यापक है, तो व्यापक तो कांस्टेंट ही हर जगह। तो व्यापक में मानव का अध्ययन होना, यही अस्तित्व है। व्यापक में मानव का अध्ययन हो, ये अस्तित्व। हमारे लिए सबसे बड़ी चीज समझने की कौन सी है, मानव। मानव को मानव का अध्ययन। हाँ जी, कोई कुछ बोला। इसका मतलब अस्तित्व में ही एक ऐसी व्यवस्था थी कि मतलब मानव अस्तित्व की व्यवस्था के तहत ही एक बार दर्शन पहले हुआ, उसके बाद ये दर्शन कैसे करना है इसकी दृष्टि आई, और दृष्टि आने से फिर दर्शक दृश्य को देख पाया जैसे दर्शन हुआ था। हाँ, तो उसी को कहा अनुभव, और अनुभव से फिर शिक्षा और फिर अनुभव। ठीक बात, ओके, बढ़िया बात। ठीक है, तो इन शब्दों से हम फेमिलियर हो जाएं, है ना। मानव व्यवहार दर्शन कहा लिखा हमने ऐसे। दर्शन क्या, दर्शन के कितने भाग, चार भाग लिखे।
क्या है दर्शन का पहला भाग? मानव का व्यवहार का दर्शन करना, मानव कर्म का दर्शन करना, मानव के अभ्यास का दर्शन करना है, और मानव में अनुभव का दर्शन करना। मानव में एक व्यवहार संपन्न मानव का दर्शन, अब उल्टा चलो, कर्म में सफल मानव का दर्शन, अभ्यास पूर्ण मानव का दर्शन, और अनुभव संपन्न मानव का दर्शन। हाँ, इस प्रकार से 4 भाग में दर्शन को लिखा गया। आज के पहले कभी नहीं लिखा गया, इस धरती पर कभी भी नहीं लिखा गया ना। मानव केंद्रित किसने लिखा? अभी रूपपूर्ण स्वभाव धर्म यहाँ पर नहीं वैसा नहीं, 4 की सिमली में नहीं है वो, कहीं के बैठ जाता कहीं के नहीं बैठता, ऐसा फार्मूला। चलिए, क्या बात समझ में आ रही है? कोई ज्यादा भारी तो नहीं हो रही है? दृश्य, दर्शक, दर्शन, दृष्टि जो है वो अपने को समझ में आ जाए। दर्शन क्या है? मैंने इनको देखा, मुझे क्या समझ में आया? दर्शन है। आपने मुझे देखा, आपको क्या समझ में आया? वो आप दर्शन की। ऐसे आंख फाड़ के देखते रहे, उससे कुछ नहीं हुआ, दर्शन थोड़ी हुआ। क्योंकि प्रकृति का दृश्य तो प्रकृति है, अस्तित्व में व्यापक खाली स्थान और प्रकृति, और प्रकृति में मानव ही सबसे विकसित दिखाई, तो दर्शन किसका करेंगे? तो मानव का दर्शन करना है। ठीक, मानव समझ में आया तो दर्शन हुआ, और मानव समझ में नहीं आया तो दर्शन नहीं हुआ। लोग बोलते हम गए, बड़े अच्छे से महाकाल के दर्शन हो गए। मानव समझ में आया तो महाकाल समझ में आया, मानव समझ में नहीं आया तो पत्थर के दर्शन हुए। फिर बात समझ में? दर्शन का वस्तु समझ में लो पहले, दर्शन का वस्तु समझ लो, क्योंकि व्यापक का कोई दर्शन वर्शन नहीं होता है। व्यापक तो पारगामी है। क्या दर्शन करो? जैसे आपकी आंख जितनी दौड़ागे वो पारगामी हो, तो आगे आगे दिखते चलेगा ना। तो व्यापक का कोई दर्शन वर्शन नहीं करना। हमको आंख बंद करके ध्यान लगाओ, व्यापक कैसा है देखो, इतना बड़ा, ये सब कोई करने की जरूरत नहीं है आपको। इधर काम ही नहीं है, ये सब खत्म कहानी, सब उधर लफड़ा जाने की जरूरत नहीं है। दर्शन होगा मानव का, समझ गए ना? ठीक से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? थोड़ा सा नींद में दिख रहा है मुझे। तो एक व्यापक, धन, प्रकृति बराबर अस्तित्व, सअस्तित्व। तो प्रकृति में देखेंगे तो व्यापक का क्या दर्शन होता है? होता ही नहीं। व्यापक एक ऊर्जा है, करंट का कोई दर्शन थोड़ी, तो ऊर्जा है, झटका लगता है खाली, तो ऊर्जा का अनुभव होता है, इसका दर्शन नहीं होता है। तो ऊर्जा का अनुभव करने के लिए तरीका क्या है? प्रकृति का दर्शन ठीक कर लो पहले। तो प्रकृति का दर्शन होना है, उसमें क्या होना है ना? ये इसको जोड़ के चल रहे हैं ना, जब भी प्रकृति बोल रहे हैं, नहीं तो फिर वो कुछ और हो जाएगा। तो यहां हम पहुंचे तो क्या निकला? पदार्थ अवस्था, उससे विकसित प्राण अवस्था, उससे विकसित जीव अवस्था, और उससे विकसित मानव। अब मानव के लिए अध्ययन का वस्तु क्या निकला भाई? ईश्वर जी को नमस्ते, उनको अपने घर में आराम करने दो, देवी देवता को सब कुछ आराम में थोड़ा रिलैक्स करने दो। अब मुख्य काम क्या हो गया? मानव को किसका अध्ययन करना है? मानव को। मानव का अध्ययन करोगे तो देवी देवता को पहचान जाओगे, तो फिर अनुकरण करोगे, प्रेरणा हो जाएगी, तो आगे बढ़ जाओ। समझ गए? अध्ययन का वस्तु क्या हो गया? मानव। तो जब कभी भी दर्शन पूरा होता है, मानव समझ में आता है। लो जी, कहाँ लेगा कहानी, कहाँ से कहाँ पहुंच गई, है ना? आदर्शवाद में दर्शन का मतलब हमको साक्षात दर्शन हो जाए भगवान के। भगवान कभी साक्षात होता ही नहीं, है ना? वो तो व्यापक है, निराकार है, वो कभी आकार में आता नहीं, साक्षात हो नहीं सकता। साक्षात्कार का मतलब होता है जिसमें कोई एक डेफिनेट चीज हमको समझ में आ जाए, जिसका कोई डेफिनेसी हो, मतलब कोई डेफिनेट चीज हो, रूप हो, कहीं कहीं गुण हो, स्वभाव, धर्म हो, वो किसी सीमा में पकड़ में है, उसका नाम साक्षात्कार होता है। तो ऊर्जा का अनुभव, मतलब अनुभव में क्या हो रहा है? समझ नहीं आ रहा है। ऊर्जा का अनुभव होता है, नहीं तो उसमें क्या समझना मानव का होता है।
तो अनुभव हो रहा है, तो आप बोल रहे हो ना कि कुछ दिखता नहीं है, तो फिर पारगामिता, पारदर्शिता और वो सब अनुभव में आ जाता है। नहीं तो दिखता भी नहीं है, समझ भी नहीं आ रहा है, तो फिर अनुभव में आता है। तो अनुभव नहीं पता। जो चीज दिखती भी नहीं है ना, वो अनुभव में आती होती है, लेकिन अनुभव में आती। मतलब समझ आ रही है। अनुभव, समझ अलग चीज, अनुभव अलग चीज। मतलब फील हो रही है क्या? मतलब नहीं समझ आया। अनुभव मतलब फिर व्यापक का क्या हो रहा है? अनुभव अभी तक ऐसे लग रहा था कि फिर वो अनुभव फील होगा या समझ वाला ही लग रहा फील था। का क्या मतलब होता है? अब जैसे कि हाँ, जैसे अपन वाईफाई और इसके इसको ले, तो इसमें एग्जाम्पल में क्या होगा? दिख तो रहा नहीं है, ये तो सब प्रकृति सामान है, तो पदार्थ अवस्था है। तो वाईफाई अनुभव फिर क्या हो रहा है? ऊर्जा का क्या हो रहा है? मतलब ये तो समझ आ रहा है कि प्रकृति का दर्शन होना मतलब किसी भी चीज को ऐसे देख रहे हैं तो उसकी समझ, ये क्यों है, क्या है, किसके पीछे का स्वभाव धर्म जो भी है, वो प्रकृति को समझना हुआ, वो साक्षात्कार हुआ। पर व्यापक का को देख भी नहीं सकते, दर्शन भी नहीं हो सकता, समझ भी नहीं आ रहा है, तो फिर अनुभव क्या मतलब? जिन चीजों को देख नहीं सकते, अनुभव मतलब समझ नहीं सकते, उसका अनुभव करते हैं। जैसे गुड़ खाते हो। अच्छा, ऐसे वो जो हाँ, स्वाद का अनुभव होता है कि नहीं? तो वो आस्वादन टाइप का। हाँ, आस्वादन टाइप का आस्वादन होता है, जैसे थोड़ा सा सुख का आस्वादन होता है, वैसे तो कह रहे आत्मा में आनंद होता है। अभी ये मन में बता रही हो आप, उधर अनुभव आत्मा में बताते हैं। अच्छा, ठीक, समझना एक इंटेलेक्ट प्रक्रिया है। अनुभव सार रूप में होता है ना। कोई गुड़ है, कोई शब्द है, कोई वस्तु है, गुड़ कोई मुंह में रखते हो, ये सब आप समझते हो, मुंह में रखते हो, कोई प्रक्रिया घटती है, उससे आपको गुड़ की मिठास का अनुभव होता है। अब उसी उदाहरण को आगे बढ़ा सकते हैं आप। तो वो जो आपको मीठा लगता है, उसका कोई चित्रण होता है क्या? चित्रण तो आप करे जीवन में, आप यहाँ बोर्ड पे कर सकते क्या? है ना। तो जो चीजें दिखती नहीं है लेकिन होती हैं, उनका अनुभव होता है। ठीक है, चलिए वापस लौट के आए। तो दृश्य, दर्शक, दृष्टि, दर्शन, समझ में आ गया? सब चीजें नहीं आई? कोई डाउट तो पूछ लो भाई। विवेक तुम बताओ, तुम्हारी ड्यूटी लगी हुई है, क्या समझ में आया तुमको? इतनी देर में जो भी मैंने चक्कर पकड़ करी, कुछ तो समझ में आया होगा तेरे। बता, आया है तो बताओ। जी, हाँ, तो दर्शन का मुझे ये समझ में आया कि कोई दृश्य है, जैसे अस्तित्व है, और अस्तित्व में सबसे विकसित इकाई मानव है, और उस जो दृष्टा है उसको, मानव को जैसे अपन लोग देखते हैं, तो उसमें जो चीज़ समझ में आती है वो दर्शन होती है, ये समझ में आया। तो दृश्य क्या है हमारे, जिसका आपको दृश्य क्या है? तो मानव ही है। दर्शक कौन है? मानव। मानव। दृष्टि क्या होनी है? मानव समझ दृष्टि होनी है। ठीक बात। ज्ञान विधि से ज्ञान गोचर दृष्टि होनी है। बिल्कुल ठीक बात। इंद्रिय गोचर दृष्टि से तो नहीं दिखता है मानव। हम जब भी आंख नाक कान से किसी आदमी को देखते हैं तो मानव समझ में आता है क्या हमको? नहीं। तो वो समझने से समझ में आता है, वो ज्ञान विधि से समझ में आता है। ठीक है। तो अगर समझ से देखते हैं तो मानव समझ में आते हैं। तो अब समझ से देखने का क्या मतलब? यहीं से फिर अध्ययन क्या है वो समझ में आता है। और एक क्वेश्चन था कि अनुभव क्या है, ऐसा। ठीक बात है, उसको बाद में कर लेंगे। ठीक है ना। अभी हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो हमने यहाँ तक बात समझ ली कि दृष्टि ठीक नहीं होगी तो दर्शन ठीक नहीं होगा। जैसे तुम मेरी बात सुन रहे हो, मान थोड़ी देर लिए मेरा अध्ययन कर रहे हो, तुम्हारी दृष्टि में नाक मुंह ही समाया हुआ है, तो तुम मेरे नाक ही देखते रहो दिन भर, तुम मेरा कुछ सुनाई देने वाले है ना। फिर सोचोगे इसके बाल कहाँ चले गए खोपड़ी के, है ना। दृष्टि जैसे वैसे दिखेगा ना। तो बोल रहे हैं ज्ञान दृष्टि से देखो। ज्ञान दृष्टि क्या चीज होगी कि जैसे अभी अपने पास क्या हो गया, अनुभव एक ज्ञान है।
अनुभव ज्ञान में मानव को कैसे देखना चाहिए उसकी दृष्टि भी उपलब्ध करा दी अपने को, उसके बारे में एक इन्फॉर्मेशन दे दी। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, जो ज्ञान दृष्टि जो है उस दृष्टि से मानव को देखें। जैसे कह दिया कि मानव कल्पनाशील है, कर्म स्वतंत्र है। अभी ज्ञान दृष्टि से कहा गया, आंख से तो नहीं दिखता है। ज्ञान दृष्टि से देखते हैं तो फिर हमको ठीक ठीक दर्शन होने लगता है कि हाँ यार कल्पनाशील है, कर्म स्वतंत्र है, ठीक है ना। ये सारी बात इसमें पकड़ में आने लगती। ये बात समझ में आई? और कोई बता सकता है, किसी बड़े को समझ में आई हो ठीक से? सुशीला दीदी माइक दे दो। सुशीला दीदी बताएंगे क्या समझ में आया। चरण भाई बताएंगे। क्या हुआ? अच्छा जी। तो भैया दर्शन तीन चीज में समझ में आ रही है। ठीक बात, तीन चीजों के सहअस्तित्व से समझ में आ रही है। वेरी गुड। दृश्य, दर्शक और दृष्टि। तो इसमें तीन अवस्थाएं तो समझ में आ रही है, दिख भी रही है, लेकिन समझने वाला ही सही नहीं है अभी ज्ञान अवस्था में जो मानव है। तो मानव को ही अभी खुद को सेंटर में रख के मानव को समझने की दृष्टि बन जाए तो कुल मिला के मानव को ही समझना है। वेरी गुड, ये समझ में आया। ये बहुत बढ़िया बात। कुल मिला के ये समझ में आया कि मानव ही हमारे लिए समझने की वस्तु है। ठीक बात। और समझने का तरीका क्या होगा? इंद्रिय गोचर होगा या ज्ञान गोचर होगा? ज्ञान गोचर हो जाए। क्या मतलब उसका? समझना। ज्ञान गोचर से क्या मतलब? मतलब एक मानव है वो भी समझ सकता है। हाँ, उसकी भी चाहत सुखपूर्वक जीने की है। और ये मेरी सब भी कहाँ से कह रही हो? आपको नाक से पकड़ के बता रही हो, कान से पकड़ में आ रहा है? समझ कर वही ज्ञान विधि से समझ में आता है। बहुत अच्छा जी। ज्ञान गोचर में देखने की जो मुझे जो अनुमान हो रहा है या जो समझ में आया है जो भी, उसमें ऐसे कि एक व्यक्ति को देखना कैसे है जी। मानव है तो मानव को देखना कैसे है, मतलब ये तो हो गया कि तीन विधि है जो दर्शन, दृश्य और मतलब दर्शक, दृष्टा जिसको कहते हैं। देखना कैसे है तो मानव का उसका पूरा जो जीने का स्वरूप है जिसमें मानव के मतलब नियंत्रण में क्या है, तो मानव के नियंत्रण में जैसे वही उसको तन मन धन कहते हैं, तो उसका वो कैसे प्रयोग करता है। एक तन का, मन का, धन का, मन का, तन का और धन का। दूसरी बात वो मानव चूँकि मतलब परिवार में जीता है, समाज में जीता है और किसी राष्ट्र अंतर्राष्ट्र में जीता है, तो उसका देखने का या उसके जीने का या देखने का मतलब वो देखने से जीना जुड़ा हुआ है, तो उसके जीने का क्या स्वरूप है, वो मतलब परिवार को कैसे देखता है, समाज को कैसे देखता है, राष्ट्र अंतर्राष्ट्र को कैसे देखता है, फिर वो जो है मतलब शिक्षा को कैसे देखता है, व्यवस्था को कैसे देखता है, प्रकृति के लिए वो उसके क्या नज़रिए हैं। इस तरह से अपन मानव को ज्ञान गोचर विधि से देख सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। बढ़िया। और कोई बताएंगे? हाँ जी, बहुत बढ़िया शेयरिंग हो रही लोगों की जी। हाँ, तो दर्शन को ऐसे समझ रहे हैं कि दर्शन में दृश्य, दर्शक और दृष्टि है, तो इसमें जो दर्शक है मानव है जी, वो मानव दृष्टि के माध्यम से दृश्य का दर्शन करता है और जो अस्तित्व है वही दृश्य है। उस अस्तित्व में मूल रूप से देखते हैं कि एक व्यापक और प्रकृति है। तो दर्शन के लिए मानव ही दर्शन करेगा और उसके लिए
बीच में दो प्रकार की दृष्टि को जैसे बात की, इंद्रिय गोचर दृष्टि और ज्ञान गोचर। तो इंद्रिय गोचर में प्रिय हित लाभ दृष्टि से होगी और ज्ञान गोचर में न्याय धर्म सत्य की दृष्टि। तो इन दो दृष्टियों के प्रयोग से ही मानव अस्तित्व के दृश्य का दर्शन करता है। और बेसिक रूप से यहाँ देखते हैं तो अस्तित्व में सर्वश्रेष्ठ इकाई मानव ही है, तो मानव ही का दर्शन है। तो हम 4 भागों में मानव का अध्ययन कर पाते हैं। मानव का पहले मानव के व्यवहार का दर्शन हो रहा है, फिर मानव के कर्म का दर्शन हो रहा है, और फिर अभ्यास का, और फिर अनुभव का दर्शन हो रहा है। तो इस प्रकार से दर्शन करने की एक ही इकाई दिखती है, और वो एक इकाई 4 भाग में दिखती है। तो मानव ही है कि अस्तित्व में कुछ अगर दर्शन करने योग्य है, क्योंकि उसी में सब कुछ समाया हुआ है। ठीक बात। नेक्स्ट, कोई कुछ कहना चाहता है? मिटाने कहाँ गया? आज मेरी भी क्लैरिटी बनी दर्शन और वाद को लेके। तो ये समझ में आता है कि दर्शन अब मतलब कि किसी भी चीज़ को अभी तक कैसे देखा गया है उस चीज़ को बोल रहे हैं। तो आदर्शवादी में हर चीज़ को ईश्वर केंद्रित ही देखा गया है। तो इस तरीके से अभी तक वाद जो विचार है जो हर एंगल्स को पूरा करता है कि अस्तित्व कैसा है और उसमें मानव क्या है, उसका सुख क्या है, वो सारे आंसर्स जो हैं वो 2 ही कैटेगरीज में डिफाइन होती है, वो है आदर्शवाद और भौतिकवाद में। तो ये समझ में आया। तो ये देखा कि अस्तित्व में क्या देखना है। तो अस्तित्व में दृश्य है, उसमें एक दर्शक है, और दृष्टियों से प्राप्त जो समझ है उसको दर्शन कह रहे। तो इसमें हम कह रहे कि दृश्य जो है वो अस्तित्व है, और दर्शक जो है वो मानव है, और दृष्टि जो है वो न्याय धर्म सत्य या प्रीहित लाभ की है। तो अभी प्रीहित लाभ की है तो वो न्याय धर्म सत्य की होना है। और इसके लिए दर्शन का जो एंगल समझ में आ रहा है कि दर्शन किसका करना है। तो दर्शन मानव, क्योंकि दृश्य जो है वो अस्तित्व है, उसका एक भाग है मानव, और दर्शक भी वही है। तो मानव को अपना ही दर्शन करना है। तो दर्शन कैसे पूरा होगा? जब विचार पूरा होगा, और विचार कार्य व्यवहार इन सारी चीज़ों के पूरे आंसर्स होंगे उसके पास। तो इस तरीके से जब कोई मानव दिखता है तो उसको समझ के हमारे जो विचार पूरा होगा वो दृष्टि आएगी। तो उसको कह रहे कि दर्शन, ऐसा समझ आया। घूमो घूमो, गोल गोल घूमो, ठीक घूम रहे हो भैया। एक क्वेश्चन है, तो फिर दर्शन है मध्यस्थ, दर्शन में मध्यस्थ का मतलब फिर जानना बताएंगे, सब बताएंगे। थोड़ी सी बात को फिर से करते हैं इसमें ना, और ध्यान देने की जरूरत है। तो हमको ये समझ में आ गया कि जब तक दृष्टि ठीक नहीं है दर्शन ठीक नहीं हो सकता है, और जब तक समग्र दर्शन नहीं होता है दृष्टि ठीक नहीं होती नहीं है। ये एक लॉक लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है सर? तो 2 कठिनाई है इस पूरे सिद्धांत में। मतलब जो कठिनाई की दर्शक ही दृश्य भी है, पहला दिक्कत। दृष्टि ठीक हुए बिना दर्शन नहीं होता है। इसीलिए अब यहां से एक बात शुरू होती है कि इसीलिए अनुसंधान नाम की कोई चीज की आवश्यकता है। क्यों माना जाती है? इतने साल तक लगा रहा है इसमें अनुसंधान। कोई घटना है, उसकी आवश्यकता क्या है मानव परंपरा में, और टेक्निकल एक मुद्दा है, वो हमको ठीक से समझ में आना चाहिए। क्योंकि when I am a part of the scene and I am the seer also, so then the things become very complex. Secondly, मेरा दृष्टि जैसा है वैसा मुझे दिखाई दे जाता है, और मैं उसको पूरा दर्शन मानता हूँ। हर आदमी जो कह रहा है वो उतने अधिकार से कह रहा है कि मैं देखा हुआ अनुभव क्या हूँ, समझा हुआ हूँ, ढिमका हूँ, टिमका हूँ, है ना।
तो वो तो ठीक है, सारे भूत पलीच तो है ना भाग जाते हैं, प्रमाण का नाम लेते हैं सब भाग जाते हैं, हम देखे कि समझे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन दिस इज जो भी मानव विकसित होने के बाद जो एक मुद्दा है उसमें वो यही है कि हम सब दर्शक होते हुए भी दृश्य का भाग है। एक दूसरा दिक्कत बताया कि दृष्टि जब तक ठीक नहीं होगी दर्शन नहीं होता है। इसीलिए अपने को इस दृश्य में देख पाना और दर्शक भी बना रहना, दृश्य होते हुए दर्शक बने रहना, उसको कहा दृष्टा। उसको कहा दृष्टा। दृष्टा का मतलब देख लेना नहीं होता है, मैं दृश्य का भाग होते हुए भी दर्शक हूं। सो दिस इज वन ऑफ द स्टेट। ये हमारे देखने का सर्वोच्च विकसित तरीका है जहां पर कि मैं दृश्य होते हुए भी मैं दर्शक हूं। ठीक, एक तो ये बात। दूसरी बात हमको समझ में आती है कि दृष्टि ठीक नहीं दर्शन पूरा नहीं होता है। तो दृष्टि ठीक होना दर्शन पूरा होना, इसका नाम है अनुसंधान। तो ये जो मेरा दृष्टा पद में आना ये उसका फलन है, और दृष्टि ठीक होना और दर्शन पूरा हो जाना इसका नाम है अनुसंधान है। ठीक, जैसे नागराज जी के केस में अगर हम अध्ययन करने की कोशिश करेंगे तो हमको समझ में आया उनको समग्र अस्तित्व का दर्शन हो गया। दर्शन होने से उनमें स्वयं में एक दृष्टि, न्याय दृष्टि, धर्म दृष्टि, सत्य दृष्टि उदय हो गई। ठीक, फिर उस दृष्टि को उदय हो जाने के बाद अब न्यायपूर्वक जिया जा सकता है, क्योंकि अब जीने में वो दर्शन घटित होगा, क्योंकि है ना, अब हम न्याय की दृष्टि के साथ हर घटना को देख पाए, धर्म की दृष्टि के साथ देख पाए, सत्य की दृष्टि के साथ देख पाते हैं। तो अब इस प्रकार से जीना जो जागृति के पूर्वक हो गया। तो ये जो लॉक अनलॉक होना है ये मानव परंपरा में एक लॉक ही है, जीव चेतना से विकसित मानव चेतना। उसमें क्या हो रहा है कि दृष्टि भी ठीक हो रही है और दर्शन भी पूरा हो रहा है। ये उनके साथ घटित हो गया। हमारे साथ क्या उपलब्धि हो गया? हमारे पास दर्शन आ गया, जिसको अभी चरण भैया ने कहा कि 4 भाग में दर्शन है। इन दर्शन का यदि ठीक से अध्ययन करते तो हमारी दृष्टि ठीक होती, मतलब आधा काम हो चुका, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं हमारे लिए। तो दर्शन अब हो चुका एक बार, है ना, अब वो डिकोड हो गया, तो अब उसके अध्ययन से हमारी दृष्टि ठीक हो सकती है, जो कि सेम थिंग हैपन विद नागराज जी ऑल्सो। अस्तित्व सहज विधि से, अनुसंधान विधि से, है ना, ये जो दृष्टि और दर्शन का जो खेल था वो वहां पे घटित हो गया, उसका नाम अनुसंधान हो गया। दर्शन समग्रता में हो गया, दृष्टि उनमें उदय हो गई। ठीक, उसको जीने में वापिस प्रमाणित कर लिए और दर्शन अपने सामने आ गया 4 भाग में, मानव व्यवहार दर्शन, मानव कर्म दर्शन, अभ्यास दर्शन, अनुभव दर्शन। इन दर्शनों का यदि ठीक से हम अध्ययन करते हैं तो हमारे अंदर न्याय दृष्टि, धर्म दृष्टि, सत्य दृष्टि उदय हो जाती है। ये यहाँ से शिक्षा परंपरा की बात निकल आती है। ये आसान होता है। तो अनुसंधान क्यों आवश्यक है ये हमको समझ में आना चाहिए, है ना। ये एक नेचुरल संकट है, इससे मुक्ति के लिए ये चाहिए। दूसरा एक और बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा हमको समझ में यहाँ पे आता है कि दर्शक दृश्य का भाग है। तो पदार्थ अवस्था जिसकी हम बात कर रहे थे, प्राण अवस्था, जीव और मानव। तो दर्शक जब तक स्वयं को का दर्शन नहीं कर लेता तब तक जीवों का भी समग्र दर्शन नहीं होता है, प्राण का भी नहीं होता है, पदार्थ का भी नहीं होता है। दर्शक को अपनी जब तक दृष्टि ठीक से नहीं हो जाती तब तक जीवों का दर्शन भी नहीं होता है, प्राण का भी नहीं होता है और पदार्थ का भी नहीं होता है। तब तक क्या होता है, अगर दृष्टि ठीक नहीं हुई है तब तक क्या होता है, इंद्रिय गोचर विधि से ही इनका अध्ययन हम करते हैं। इसीलिए नोबेल प्राइज विनर भी हो इन सब में काम किया हुआ, जब तक उस मानव ने अपना अध्ययन नहीं कर लिया और दृष्टि में न्याय धर्म सत्य दृष्टि नहीं आई, तब तक उसका इनके बारे में दर्शन भी पूरा नहीं हुआ है। तो फिजिक्स का नोबेल प्राइज विनर भी पानी को या हवा को नहीं जानता है। क्यों? क्योंकि जानने वाला खुद अपने को नहीं जानता है, तो जानने का कोई उद्देश्य समझ में नहीं आता है ना। तो जब जानने का उद्देश्य नहीं है तो फिर केवल शरीर का उद्देश्य है। वो उद्देश्य क्या है? प्रिय हित लाभ। उद्देश्य 2 रहते हैं, या तो प्रिय हित लाभ उद्देश्य होगा या न्याय धर्म सत्य उद्देश्य होगा, दृष्टि के रूप में हम जो उससे मिलके जो बनने वाला। तो जानने वाले का जब तक जानने का उद्देश्य स्पष्ट नहीं है
तब तक सुविधा का उद्देश्य रहता ही है। तो इस प्रकार से हमको समझ में आ जाए कि चूंकि मैं दृश्य का भाग दर्शक हूं और दृश्य में सबसे विकसित मानव ही है, तो जब तक मेरे को मानव का अध्ययन नहीं हुआ तब तक जीवों का अध्ययन हो नहीं सकता है। तब तक प्राण अवस्था का अध्ययन होता है, तब तक पदार्थ का अध्ययन नहीं होता है। तो ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ सकती है कि मानव के अध्ययन के पहले तक हम प्रकृति में किसी भी चीज को पूर्णतः जानते नहीं हैं। इस बात को हम इस निष्कर्ष तक ले जा सकते हैं। ये बात समझ में आई? तो लाइट के बारे में अगर कुछ कहा किसी ने तो कोई अपराध हो गया ऐसा नहीं, वो जान ही नहीं सकता। जानने वाला जब तक अपने को नहीं जानता है तो जानने का उद्देश्य नहीं बनता है। जानने का उद्देश्य यदि संपूर्णता के साथ जुड़ता नहीं है तो वास्तविकता स्पष्ट होती नहीं है। दिस इज व्हाट द प्रीमाइस इज, मतलब जो बहुत अच्छी से बाउंड्री क्या है वो हमको समझना चाहिए, कहाँ लिमिटेशन क्या है ना। तो रसायन का विज्ञानी हो, भौतिकी का हो, जीव का हो, किसी का भी हो, जानने वाला जब तक अपने में अपने उद्देश्य से संपन्न ना हो जाए तब तक किसी और वस्तु को जानना संभव नहीं है। क्योंकि जानने वाला तो वो है, उसका अपना उद्देश्य उसमें जुड़ा रहता है। मैं इसको देखता हूँ ये क्या चीज है, तो मेरे उद्देश्य के अर्थ में देखता हूँ मुझे क्या करना है उसके साथ जुड़ा हुआ है। मुझे अगर किसी को मारना पीटना है तो फिर उसके लिए ये अच्छा है फेंकने के लिए, मुझे किसी को बेवकूफ बनाना तो उसके कैमरा अच्छा है, कुछ भी ऐसा हम देख सकते हैं। तो ये हमको ठीक से समझ में आने की जरूरत है। तो कई बार लोगों को लगता है कि मध्य देश हमारे थोड़े अपने को ज्यादा ही विद्वान मान रहे, हर चीज में बोलते नहीं जानते नहीं जानते नहीं। हमें कई बार लगता था, नागराज जी से कई बार पूछते थे ऐसा भी क्या है यार, आदमी का कुछ भी नहीं जाना। तो जब अच्छे से बात हो तो बताते थे कुछ भी नहीं जाना, है ना, एकदम साफ बताते, एकदम बुरा लगे चाहे भला लगे। पानी को भी नहीं जाने, हाँ पानी को भी नहीं जाने। H2O बता दिया फिर भी नहीं जाने, हाँ फिर भी नहीं जाने। अरे हाइड्रोजन 2 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल, ये सब बताए फिर भी पानी को नहीं जानते, हाँ बोले नहीं जानते। क्यों? जानने वाला जब तक अपने उद्देश्य को नहीं जानता है उसके द्वारा जानी गई कोई भी चीज पूर्ण नहीं हो सकती है। विकसित होने को नहीं पहचान पाया तो अपने से अविकसित को कैसे जान लेगा वो? इज दैट क्लियर? ये बात समझ में आती है? तो विज्ञान में क्या हो गया, कहाँ कमी है भौतिकवाद में, विज्ञान में, कि उद्देश्य विहीन हम कोई चीज को समझने जाते हैं। ठीक है ना? विश्लेषण पूर्वक समझते हैं। विश्लेषण उद्देश्य को पूरा नहीं कर सकता है, मतलब विश्लेषण उद्देश्य को बता नहीं सकता है। हाँ, किसी उद्देश्य को पूरा करने में विश्लेषण सहायक हो सकता है ना। जैसे अभी शुक्ला जी निकल लिए वहां से, चल पड़ी गाड़ी, कहां से कितनी दूर से आए, ठीक। उद्देश्य को हटा दो तो विश्लेषण से क्या पता लगे कहां जा रहे हैं, पता चलेगा। और केवल जाने की प्रक्रिया का विश्लेषण करके यहाँ थोड़ी पहुंचे आप, पहुंचे कैसे, कहीं भी पहुंच जाते सर। तो उद्देश्य से विश्लेषण भी किया, बात समझ में आ रही? तो उद्देश्य पहले पकड़ना जरूरी है। तो न्याय धर्म सत्य की दृष्टि है, जिसको आप कैसे लाएंगे न्याय धर्म सत्य की दृष्टि को? हम दृष्टि को उदय करें? नहीं, ये भी समझ लो। न्याय जैसे सुबह बताया है ना, न्याय दृष्टि उदय नहीं करना होती है, दर्शन ठीक से समझना होता है, तो न्याय की दृष्टि उदय हो जाती। ये ठीक से समझ लिया तो ठीक से अध्ययन करें मानव का, व्यवहार का, कर्म का, अभ्यास का, तो दृष्टि अपने आप ठीक हो जाती। दृष्टि को ठीक करना कोई कार्यक्रम नहीं है। अब आजा लौट के आदर्शवाद ये कह रहा है कि दृष्टि ठीक करो, तुम्हारी दृष्टि ठीक नहीं है। क्या कह रहा है वो? तुम्हारी दृष्टि में पाप समाया हुआ है ना। दृष्टि क्या ठीक करेगा? दर्शन को ठीक से समझो, दर्शन पूरा करो, दृष्टि ठीक हो जाती। वही तो अनुसंधान पूर्वक, एक अनुसंधान क्या चीज है? दर्शन समझ में आया, उससे नागराज जी की दृष्टि पूरी हो गई, उसको जी के देख लिया, प्रमाणित हो गए। तो ये प्रमाण हो गया कि न्याय धर्म सत्य की जो दृष्टि है वो प्रमाणित हो गई, उससे ये प्रमाणित हो गया दर्शन कंप्लीट। अब दर्शन की शिक्षा होती है, दृष्टि की थोड़ी शिक्षा होती है। शिक्षा का वस्तु क्या होगा? दर्शन होगा कि दृष्टि होगी? तो अब दर्शन का अध्ययन करेंगे, दृष्टि जागृत होगी।
दृष्टि उदय होगी। अरे बताया ना, लॉक क्या लगा था, जब तक मानव की दृष्टि पूरी नहीं होगी दर्शन नहीं हो सकता है, जैसा अस्तित्व वैसा नहीं दिखता है। तो अनुसंधान क्या चीज हो गया, अनुसंधान में दृष्टि और दर्शन दोनों एक साथ उपलब्ध हो गए, ऐसे मान लो थोड़ी देर के लिए। तो अब मानव परंपरा में क्या जाएगी, दृष्टि थोड़ी जाएगी, दृष्टि तो उदय होगी ना। एक बालक है, प्रिय के साथ, हित के साथ, लाभ दृष्टि के साथ चलता है, न्याय धर्म सत्य की दृष्टि उदय होना है उसकी। अब उसको तुम बोलोगे तो न्याय की दृष्टि ठीक नहीं, न्याय की दृष्टि ठीक कर, वो थोड़ी हो सकता है। तो वो तो पूरे शिक्षा का फलन है जिससे न्याय धर्म सत्य की दृष्टि उदय हो। उसके लिए अब कंटेंट मिल गया, कंटेंट के साथ खड़े हो गए अपन। अब दर्शन चूंकि न्याय सम्मत है, धर्म सम्मत, सत्य सम्मत है ना, तो उसको दर्शन हमारे पास उपलब्ध होने से, अब दर्शन का अध्ययन करने से हमारे में दृष्टि जागृत होता है। नहीं आ रहा समझ में? हाँ हाँ, उसके विधि बता रहा हूं। जो अनुसंधान से पाया उसका शिक्षा विधि क्या है, उससे दृष्टि उदय होने की प्रक्रिया लग जाए। बोले शिक्षा क्या है, शिष्टतापूर्ण दृष्टि का उदय होने की प्रक्रिया। शिष्टता क्या है, न्यायपूर्वक जीना ही शिष्टता है, धर्मपूर्वक जीना ही शिष्टता है, सत्यपूर्वक जीना ही शिष्टता है। तो शिष्टतापूर्ण दृष्टि का उदय होने की प्रक्रिया का नाम शिक्षा। उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए दर्शन ठीक हो। दर्शन में, दर्शन का वस्तु क्या होगा, मानव। तो मानव को देखकर, मानव को सुनकर, मानव को पढ़कर ये हम अध्ययन करेंगे। एक जीता जागता मानव भी होगा और वो उसकी परिभाषा भी होगी। ये दोनों पूरा नहीं पड़ेगा तो आगे समझेंगे क्या दिक्कतें आती क्या नहीं आती। चलिए, तो हो गया इस प्रकार 8:30। कोई बात हुई आगे बढ़ी, थोड़ी बहुत आगे बढ़ी। अरविंद भाई ठीक चल रहा है सत्र, दूसरे दिन ठीक है, चौथे सत्र में सही है। समझ में आ जाए ना पहले कि क्या दर्शन है, क्या दृष्टि है, क्या दृश्य है, अनुसंधान क्या है, उसमें क्या हो रहा है। ये न्याय पहले होगा कि दर्शन पहले करें, क्या करें। उम्मीद तो हम करते हैं नवनीत भाई ये न्यायपूर्वक जी, अभी यार बेचारे ने दर्शन ही नहीं किया, उसको काहे को अत्याचार करना, तेरे न्याय की दृष्टि होना चाहिए। तुम प्रिय हित लाभ में फंसे हो, बोलना आसान है, आदर्शवाद यही है, प्रवचन ये है कि तुम प्रिय हित लाभ से बाहर निकलो, न्याय दृष्टि में आ जाओ। कैसे आ जाए ये तो बताओ, है ना। तो जिसको वो कह रहे हैं कि उपदेश, अब उपदेश क्या रहे, बोल दिया आपको प्रिय हित लाभ ठीक नहीं, न्याय धर्म सत्य में आ जाओ, हेलो हो ही कैसे उससे, उसका क्या प्रावधान है ना। तो फिर वो प्रावधान विहीन खाली कामना है। ठीक, तो बहुत सारे लोग हैं जुड़े हुए, मुझे लगता है काफी हैं, 50 हैं आज, तो ज्यादा है, 42 है। तो 4-6 लोगों को सुनाओ, सो रहे हैं, जग रहे हैं, क्या है, हंसते हुए दिख रहे हैं। कोई बरगढ़ से हंस रही है आंटी, दीदी तनुज भी है। चलिए, कोई बताए, आधे घंटे का सत्र रखा है इसीलिए, क्या समझ में आया, कोई प्रश्न हो तो बताएं। विपिन अंकल हैंड रेस कर रहे हैं, उनको अनम्यूट करते हैं। वेरी गुड। एक साथ सारे नहीं आते स्क्रीन पे, नहीं, जो वीडियो ऑन करते हो दिखेंगे। तकनीक का कमाल, घर बैठे ही बात हो रही है। लोग टाइम भी और पैसा भी खर्च नहीं कर रहे, ज्ञान घर घर उपलब्ध हो रहा है। विपिन अंकल रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। हाँ विपिन जी, तो और जो भी दूसरे शेयरिंग रखना चाह रहे हैं वो हैंड रेस करें। अनम्यूट करने की रिक्वेस्ट भेजिए, उसको एक्सेप्ट करेंगे तो आपकी आवाज यहाँ प्रकट हो जाएगी। उसके बिना तो सुजाता दीदी भी दिख रही हैं, और भी संतोष भाई भी हैं, और कौन है, कौशिक भी हैं, अच्छा रामेंद्र भी हैं, तो कुछ लोग यहाँ के भी हैं, संख्या बढ़ाओ। हाँ, और संगीता दीदी कौन है? महेश भैया दिख रहे हैं स्क्रीन पे। महेश भाई नमस्ते। अनम्यूट करते हैं इनको जी।
में आ रहा है कि आदर्श, हेलो, हाँ सर, आदर्शवाद भौतिकवाद ऐसा समझ में आया है और थोड़ा व्यापक और एनर्जी को भी अभी देखने का अलग अलग, लेकिन मेरे को पहले से कुछ अलग ऐसी स्ट्रक्चर से इसको चीज समझा हुआ है कि न्याय धर्म सत्य अलग 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 ये इसी की दृष्टि बनाना है। मैंने जीवन क्रिया के हिसाब से इसको देखते हुए मैं समझ रहा हूँ, लेकिन बात वही हो रही है कि हमको जो है जीवन क्रिया में 4.5 क्रिया में जो आता है प्रिय हित लाभ से हटते हुए हमें न्याय धर्म सत्य की दृष्टि को जगाना, उदय करना है ना। उसको कैसे करना है तो व्यापक अस्तित्व को समझना पड़ेगा। अस्तित्व से अस्तित्व है तो वही है, अस्तित्व को ठीक ठीक से हम समझ ले, उसका ठीक ठीक मूल्यांकन कर ले, उसके कुछ नियम है, नियंत्रण है, संतुलन है, तो उसके नियम को हमको समझना है। अब नियम समझने के लिए जीना पड़ेगा, हर चीज को करना तो नहीं है लेकिन जांचना जरूर पड़ेगा। मान लो कोई चीज बन रहा है तो उसको देखना पड़ेगा कि हाँ भाई ये ठीक है कि नहीं है, आवर्तनशील है कि नहीं, सबसे पहले ये जांचने का एक तरीका है। मेरे को इतना लग रहा है कि जो भी चीज नियम में जब भी जांचेंगे देखेंगे आवर्तनशील है कि नहीं है, तो उसमें थोड़ा सा कभी कभी डाउट आता है कि आवर्तनशील चेक करने का क्या तरीका होगा, ये मेरा क्वेश्चन बन रहा था बार बार। उसमें भी यही है कि अस्तित्व सहज हो, मानव सहज हो, प्रकृति सहज हो, तो आवर्तनशील कितना हो, कैसे उसको थोड़ा सा जांच लो, उस पर अगर दृष्टि और थोड़ा सा और उदय करनी है, क्योंकि जब भी नियम में जाएंगे वो आवर्तनशील उत्पादन को देखना ही पड़ेगा, और उत्पादन से ही श्रम से समृद्धि है, और श्रम अभी तो मेरे को बस उतना ही समझ आ रहा है कि श्रम करेंगे मतलब कुछ उत्पादन करके अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए, तो इतना कुछ समझ में आ रहा है। ठीक, बढ़िया। जो आपने उत्पादन को लेकर बात की है उस पर जब उत्पादन का बात चलेगा तो करेंगे। समृद्धि से पहले समाधान, समाधान का मूल वस्तु जो है मानव का अध्ययन, दर्शन पूर्ण हो जाए। अभी हम इस एरिया में बात करें तो इसके बारे में कुछ हमने बातें करी बेसिक, उसको कुछ आपने समझी। उत्पादन से जुड़ी हुई बातों को जब करेंगे तो आवर्तनशीलता को और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। आपका प्रश्न समृद्धि को लेकर ज़्यादा है, है ना, ठीक है, कोई बात, तो उस पर भी हम बात करेंगे। डायरी में नोट कर लीजिए, आपका प्रश्न इग्नोर ना हो जाए। लेकिन अभी जो हमने बात करी है 2 विचार, तीसरा मध्य दर्शन के आधार पर सहअस्तित्ववाद, तीसरा विचार वही है ना, जो जैसा मतलब मान रखा है वही आदर्शवाद है। हाँ, कल से अपन लोग बात कर रहे हैं जी। आदर्शवाद वही है ना जो मतलब कि जैसा हम मानते आ रहे हैं, जो चला आ रहा है मान्यताओं में, जो है ये ऐसे होता है ऐसे होता है, मतलब बस वही आदर्शवाद है। से कई बार पकड़ में नहीं आता है वही। तो आप है ना ये दोनों दिन के जो सत्र हुए उनको थोड़ा सुन लीजिएगा एक बार आज रात में, उस पर बहुत सारी बात करने की कोशिश करी है। आदर्शवाद मान्यताएं 2 अलग अलग चीजें हैं। आदर्शवादी भी मान्यताएं होती हैं, भौतिकवादी भी होती हैं, सहअस्तित्ववादी भी हो सकती हैं। मान्यताएं एक अलग चीज है, आदर्शवाद एक अलग चीज, दोनों में अंतर है। वाद और मान्यताओं में अंतर है, ठीक है। तो एक आदर्शवादी मान्यता हो सकती है, एक भौतिकवादी मान्यता, जैसे लाइट की वेलोसिटी होती है, अब ये है ना एक प्रकार का भौतिकवादी मान्यता बन गई है ना। अब उसको कोई टटोल नहीं रहा है कि होती भी है कि नहीं होती। ऐसी सहअस्तित्ववादी भी मान्यताएं हो सकती हैं, ठीक। जानने से पहले मानना बराबर मान्यता है ना। लेकिन आदर्शवाद जब कह रहे हैं तो ऐसे सिद्धांतों की बात हो रही है जो कि व्यवहार में कभी घटित ही नहीं हो सकते। हम उससे व्यवहार में प्रमाणित नहीं हो पाते, न्यायपूर्वक जी नहीं पाते, एक परिवार बनता नहीं है, संबंध पूर्वक जी नहीं सकते, है ना। मूल्यों का कोई आस्वादन होता नहीं है और लक्ष्य सफल होता नहीं है। इस प्रकार से ये चीज है। चलिए, और कोई बढ़िया बढ़िया और कोई मुद्दा कोई बताएंगे? हाँ जी, और कोई शेयरिंग रखना चाह रहे हैं? वाह जी वाह, पूरा परिवार ही है महेश भाई का, जोरदार। अपना हैंड रेस करके बताएं स्क्रीन पे, या फिर ओके हैंड रेस आ गया, अनम्यूट कर रहे हैं। ये कैलाश मेश्राम जी अच्छे, तो ये अपने ही हैं। हुकुम सिंह जी हैं, अमित सैनी,
अजीत सिंह जी तो उनको सुनेंगे खैर अपन, ये तो भाई हैं अपने बड़े। सुधा सिंह जी। विपिन अंकल को हम अनम्यूट कर रहे हैं। विपिन अंकल करिए। जी नमस्कार जी भैया जी। नमस्कार। ये जो टॉपिक आप लिए ना, ये दृश्य और दर्शन और दृष्टि वाला, तो यही टॉपिक जो है ना पिछली बार जब आप बताए थे भैया जी बोर्ड पर, तो मैंने जब कहा था कि मुझे सब कुछ दिखा और दिखने लग गया, तो वो ही सीन मुझे याद आ गया। आज आपने एक बनाया था, एक जो है इस पर बोर्ड पर ऐसे करके पिरामिड सा बनाया था, नीचे बड़ा, फिर उसके ऊपर एक, फिर उसके ऊपर एक, और लास्ट में ऊपर जाके एक आदमी बना दिया था। मेरे को वो सीन याद आ गया, और जब वो आदमी आपने बना दिया था तो मुझे लगा कि मैं वही आदमी हूँ और टुकुर टुकुर करके देख रहा हूँ। हाँ वही हो आप। वो सीन अभी याद आ गया। जी जी, धन्य हो गए महाराज, धन्य। आपको सीन याद आ गया, हम खुश हो गए। और इसके बीच में कुछ याद आया, आगे पीछे कुछ? उस समय जैसे लगा कि मैं ही खड़ा होके देख रहा हूँ पिरामिड के ऊपर से। अनुभव हो गया आपको? बताना था जी, यही शेयरिंग थी मेरी। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, हमको भी याद आ गया आप। बहुत अच्छा जी। हाँ जी, और कोई? चलिए, यहाँ बैठे हुए कोई लोगों में से, जब तक बाकी लोग सोच रहे हैं कि कुछ बात हाथ में आई कि नहीं। मुझे लगता है हर सत्र में जो मुद्दे की बात होती है उसको कम से कम आप एक अलग पन्ने में कहीं नोट कर लें कि अभी हमारे को क्या बात इसमें ऐसी नई पकड़ में आई है ना, क्योंकि उसको ठीक से प्रिसाइजली अगर अभ्यास करेंगे तो आपके ध्यान में बनी रहेगी। नहीं तो हो सकता है मेरा बोलने का तरीका भी ठीक नहीं, कई बार वो आई गई हो जाती है ना। तो आप बढ़िया से विश्लेषण करके आप चलें, प्रॉपर विश्लेषण को उपयोग करें, ठीक, जिस प्रकार से बता रहे हैं उस प्रकार से करें, और थोड़ा होमवर्क करें साथ में, और उसको कहीं लिस्ट कर लें कि आज हमको इस बारे में क्या नई बात पकड़नी है। ठीक है नेहा दीदी, ऐसा कर रही हैं आप? ठीक, नेहा दीदी यहाँ पे कर रही है। बताइए आप लोग, सब लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तनुज बताएं, तनुज है क्या इसमें? नहीं, तनुज जैसे कोई फोटो दिख रहा था, कौन है? अभिषेक कुमार, ये कौन है जी? चलिए, कोई मुद्दा आगे बढ़ाएं। सक्सेना अंकल जी का हैंड रेज है। बढ़िया, 15 मिनट पूरे हो जाएंगे। चलो, कल सुबह नया टॉपिक रखें। सक्सेना साहब बोलिए कुछ। नमस्कार भैया जी। आओ, नमस्ते। ये पूछ रहे थे, ये आपने आखिरी में बोला है जब तक दर्शक को खुद का दर्शन नहीं होता, अर्थात दृष्टि ठीक नहीं होती, तब तक प्राणावस्था, पदार्थावस्था, जीवावस्था, ज्ञानावस्था को भी नहीं जान सकते। अतः मानव का अध्ययन के बाद ही पदार्थावस्था, प्राणावस्था, जीवावस्था और ज्ञानावस्था को समझ सकते हैं। तो दर्शक को खुद का दर्शन करने की क्या नहीं है? क्या कहा? दर्शक को खुद का दर्शन करने की क्या विधि होती है, इस पर आगे बात होगी क्या? उसी पे आएंगे ना, करा के छोड़ेंगे आपको। आप साथ साथ चलते जाना बस। खुद का फिर से कहिए। दर्शन हुआ नहीं खुद का। कोई बात नहीं है, अभी हो जाएगा, छोटा सा काम है, क्या दिक्कत है, अभी तो बहुत टाइम पड़ा अपने पास। ये ठीक बात है ना, पहले इसको ठीक समझ लिया जाए कि मानव जब तक अपना अध्ययन नहीं किया, ना तो शरीर का अध्ययन कर पाया, ना पानी का किया, ना हवा का किया, ना पेड़ का किया, ना वनस्पति का, कर ही नहीं सकता वो। तो सबका अध्ययन होने के मूल में मानव दर्शक खुद का अपना अध्ययन होना जरूरी है ना, क्योंकि
उद्देश्य स्पष्ट होना जरूरी है। उद्देश्य के बिना दृष्टि कैसे ठीक होगी, और दृष्टि के बिना दर्शन कैसे ठीक होगा? ठीक है ना ये बात? इसीलिए आप देखो तो दर्शन के रूप में 4 किताबें लिखी है, मानव व्यवहार दर्शन, कर्म दर्शन, अनुभव दर्शन, है ना, और अपना अभ्यास दर्शन। इन 4 दर्शनों को हम लोग क्यों पढ़ें, कैसे पढ़ें, है ना, ये वाली बात। दूसरी एक और बात समझ में आ जाए कि भ्रमित मानव अपना अध्ययन कर सकता है क्या, है ना। मानव में 2 कैटेगरी है, कोई भ्रम है, कोई जागृति है ना। तो जब भी अध्ययन करेंगे तो जागृत मानव का अध्ययन होगा, और जागृति की रोशनी में फिर अजागृति की पहचान होती है ना। तो जब जागृति का स्पष्टता होता है तो हमारे अंदर जो भ्रम है उसका निवारण होता है, भ्रम की पहचान होती है, निवारण हो जाता है। पहचान नहीं, निवारण है। निवारण के अलग से कुछ नहीं करना होता है। पहचान लिए, निवारण हो गया, और नहीं पहचान पाए, नहीं निवारण हुआ। इसीलिए अब क्या हो गया, अध्ययन के साथ जुड़ गया निरीक्षण। ठीक, तो थोड़ा सा आगे बढ़ा देते बातचीत को, 10 मिनट का समय है ही। तो क्या परिभाषा दी थी अध्ययन की? क्या परिभाषा? अनुभव की रोशनी, है ना, स्वयं की विटनेस। आप खुद गवाह बनिए, दूसरे को गवाह मत बनाइए। साक्षी में, स्वयं की साक्षी में स्मरण पूर्वक सो रहे हो। क्रियाकलाप, दिन बहुत लंबा है, तो अनुभव की रोशनी का मतलब ही हुआ जिसमें दर्शन। अनुभव की रोशनी क्या होती है? जिसमें दर्शन है, जिसमें दृष्टि है। इस दोनों को बोल रहे हैं अनुभव की रोशनी। जहां पर दृष्टि न्याय धर्म सत्य पूर्वक दर्शन है ना, न्याय धर्म सत्य दृष्टि के साथ दर्शन, उसको बोले अनुभव की रोशनी। वो लाइट है, उस लाइट में, है ना, अब स्वयं का साक्षी में अब स्मरण पूर्वक क्रियाकलाप करने हैं आपको। तो ये कुछ अलग बात है। अध्ययन जिसको हो जाएगा, जिसका अध्ययन चालू हो जाता है, उसकी अलग कहानी। यानी हम अध्ययन शिविर करते रहते हैं। अध्ययन शिविर का मतलब ही है कि अनुभव की रोशनी में, इन द लाइट ऑफ अनुभव हम काम करते हैं। तो लाइट में फिर अंधेरा खत्म हो जाता है। अभी कैसा है? अभी हम अंधेरे में काम कर रहे हैं, उजाले में कर रहे हैं, है ना। तो जब तक अनुभव अध्ययन शुरू नहीं होता तब तक अंधेरा ही रहता है। ठीक है, डार्क है, हमको दिखता नहीं आगे क्या होने वाला है ना। ठीक, तो अनुभव का मतलब है उजाला हो गया वहां से। वहां कोई अब कुछ बचा नहीं इसमें। अनुभव को स्वीकार लिया गया, अनुभव को समझ लिया गया, उसके आधार पर दर्शन कर लिया गया। अब उस दर्शन की और दृष्टि में, दृष्टि और दर्शन दोनों के साथ जो लाइट बनी हुई है, इसमें हम अपने को विटनेस करते हुए अब केवल स्मरण पूर्वक सारे क्रियाकलापों को पहचान रहे, है ना। इसका नाम है अध्ययन। मतलब क्या हुआ इसका? मतलब यही हुआ कि जैसे अभी इसके पहले हम जो भी काम कर रहे थे, अध्ययन के पहले, उसमें जो भी कुछ काम कर रहे हैं हम अंधेरे में तीर मार रहे हैं। जैसे अभी उदय, नाम इसका उदय है, लेकिन ये अस्त, नाम उदय अस्त, उदय होने से पहले अस्त। क्या मतलब इसका? कि भाई पता नहीं चल रहा हम कर क्या रहे हैं, और कौन इसका माई बाप है कि हाँ तुम ऐसा करो, कुछ ऐसा हो जाए, कुछ है ऐसा? टोटल डार्क, एंड देयर इज नो लाइट। जो आप न्याय पाना चाहते हो, न्यायपूर्वक जीना चाहते हो, वो भी गायब। ठीक, सच्चाई क्या है वो पता नहीं, है ना। कुछ कर रहे हैं लोग, हम भी कुछ कर रहे हैं, है ना, कुछ कर रहे हैं, चाह कुछ रहे हैं पता नहीं, कर कुछ रहे हैं पता नहीं। तो जब अध्ययन की बात शुरू होती है तो अध्ययन में, अध्ययन उजाला एक प्रकार का, अध्ययन में रोशनी है, अंधेरा खत्म। ठीक, तो अध्ययन तक हम आ जाए, वो एक अभी काम है, एक घटना है, वो एक स्थिति है ना। ठीक है ना, ये बात समझ लो।
अध्ययन के पहले की स्थिति है और अध्ययन एक स्थिति है। अध्ययन शिविर एक अलग बात है, वो शिविर तो केवल नाम है उसका। हमारे अंदर जब भी अध्ययन की शुरुआत होती है, अध्ययन हम शुरू कर देते हैं, वो कहानी थोड़ी अलग है। वो पूरी की पूरी लाइट में, वो पूरा पूरा उजाले में है ना, बिल्कुल उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई शंका नहीं है, कोई कुशंका नहीं है, कोई डाउट नहीं है, कोई भय नहीं है, कोई दिक्कतें नहीं। इज दैट क्लियर? तो क्या करना है? तो अनुभव की रोशनी क्या है? वो दर्शन के रूप में है, दृष्टि इसमें है ही, हिडन है। आदर्शवाद में क्या कहा गया है इसको भी समझ लो। मैंने कहा ही एक बार कि न्याय धर्म सत्य की दृष्टि जगानी है। वो आदर्शवाद क्यों हो गया? जगानी है जिसमें, जगह कैसे नहीं पता है। व्यवहारवाद में क्या हो गया? हमको पता चल गया कि न्याय धर्म सत्य की दृष्टि कैसे जगती है। दृष्टि जगानी नहीं है, जगती है। हमको निर्णय न्याय के आधार पर करना है, ऐसा नहीं है। जब हमको समझ में आता है तो न्याय की पुष्टि होती है, न्याय की दृष्टि का अप्रूवल होता है। हम न्याय दृष्टि से काम करते हैं, ऐसा नहीं होता है। काम करने में कभी भी न्याय दृष्टि नहीं होती, समझ दृष्टि होती है। समझ दृष्टि से काम होता है, तो वो समझ से अगर काम होता है तो उसमें न्याय रहता ही है। तो न्याय धर्म सत्य को जगाना नहीं है, प्रिय हित लाभ को घटाना नहीं है। ठीक है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, इसको समझ ले जाए। आदर्शवाद में ये है कि प्रिय हित लाभ के चक्कर में पड़ना नहीं है, और न्याय धर्म सत्य की दृष्टि को जगाना है। जगती कैसे वो पता नहीं है, तो वो आदर्शवाद हो गया। अगर यहाँ भी हमको नहीं पता चलेगा तो यहाँ भी आदर्शवाद ही है। बराबर है बात? तो कहने के लिए कह रहे हैं कि प्रिय हित लाभ में सारी समस्या है, बिल्कुल सही बात। न्याय धर्म सत्य में कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल ठीक बात है ना। ये तुलन है एक प्रकार का, ये सब क्या है? तुलन है ना। बात बराबर समझ में आ रही है? तो अनुभव की रोशनी क्या चीज होगी? जहां से आपने दर्शन और दृश्य और दृष्टि और दर्शक सबको एक जगह स्वीकार कर लिया आपने, है ना, तो अनुभव की रोशनी है। उसके मूल में दृष्टि और दर्शन ही है। ठीक है, तो इन द लाइट ऑफ अनुभव हम काम करते हैं, तब जाकर अध्ययन शुरू होता है ना। तो फिर स्वयं की साक्षी में जो भी हम क्रियाकलाप करते हैं, उससे हमको अपने बारे में पता लगता है। सक्सेना साहब ने पूछा ना कि भाई अपना कैसे पता चलेगा, स्वयं का अध्ययन कैसे हो रहा है, स्वयं के बारे में पता चलना कि हाँ मैं ऐसे ही हूं, जैसा बताया गया वैसा मैं दिखता चले जाता हूं, मैं वैसे ही हो जाता हूं। ठीक है, फिर इसको और आगे कल समझेंगे अच्छे विस्तार से। आज तक के लिए इतना पर्याप्त। कोई बात हो तो बताएं। तो जितने लोग नहीं बोल रहे हैं उनको भी नमस्कार, कल बोलेंगे ऐसी उम्मीद है। नाम तो बहुत सारे दिख रहे हैं। ठीक है, तो आप सोचिए, निष्कर्ष बनाइए बढ़िया से, फिर कल सुबह मिलते हैं और कुछ बातें आगे बढ़िया से। भैया, हाँ जी, कुछ बोला है? बोलो। ये जो सारे क्रियाकलाप चल रहा है, मतलब हम देखा कि विज्ञान में देखा कि अलग अलग क्रिया के लिए अलग अलग थ्योरी, बेसिकली गलत, मतलब भ्रमित है एक तरफ, क्योंकि यूनिफाइड कर नहीं पाया उसी से। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो थ्योरी है सह-अस्तित्ववाद, तो इससे सारे क्रियाकलाप मतलब अपन यूनिफाइड कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। तो अभी तक तो विज्ञान जो भी थ्योरी दिया है उसको लेके अभी मतलब कुछ कुछ जो रिकॉग्निशन विज्ञान कर लिया। तो जैसे कि वो जो आइंस्टाइन की थ्योरी भी हो या फोटो इलेक्ट्रिक जो भी, हम उसको लेके अभी हम चल रहे हैं। तो जब दर्शन, मतलब जब स्वयं का दर्शन जब हो जाएगा, उसके बाद जब अपन मतलब मतलब इसको आगे बढ़ाएंगे, तो इससे ज़्यादा बढ़िया ही होगा। बिल्कुल ठीक बात। देखिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी दो बातें हैं। साइंस क्या है? एक प्रकार का समझ बता रहा है, प्रकृति की चीज़ों को समझना। टेक्नोलॉजी क्या है? एक प्रकार का सामान के साथ काम करके कुछ हमने बना लिया, है ना। लेकिन वो सदुपयोग तो नहीं हो पाया। सदुपयोग तो नहीं हो पाया। दोनों अलग अलग पेज से चल रहा है। एक छोटा उदाहरण देता हूं आपको कि बिजली के बारे में थ्योरी बाद में आई और बिजली का बल्ब पहले चालू हो गया। इफ यू विल गो इन द हिस्ट्री, तो आप पाएंगे कि बिजली का बल्ब, है ना, पहले चालू हो गया, जलने लग गया, वो थ्योरी बाद में ही पीछे पीछे। ठीक,
तो इससे आपको समझ में आएगा कि टेक्नोलॉजी कुछ और चीज़ है ना, प्रकृति में चीज़ें हैं, उसको हम काम कर करके कुछ बना लिए। ये समझ में आ गई। विज्ञान क्या कर रहा है, उसके बारे में कोई स्पष्टता हमको दे रहा है कि एजुकेशन में ला रहा है कि देखो सब लोग ऐसे समझ सकते हो। तो बल्ब पहले बन गया और बिजली इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है उसके बारे में बाद में पता चला, ठीक, थ्योरी बाद में आई। और इंटरेस्टिंग बात कि है ना, बल्ब जल रहा है, थ्योरी बाद में आ गई, उसके बाद अचानक थ्योरी बदल गई, लेकिन बल्ब फिर भी चल रहा था। थ्योरी बदल गई, 2 बार बदल गई इलेक्ट्रिसिटी की थ्योरी, लेकिन बल्ब बंद नहीं हुआ कि रुको जरा मेरी थ्योरी चेंज हो गई, लेट मी स्टॉप, है ना। तो इससे आपको पता चलता है कि साइंस और टेक्नोलॉजी का कोई जोड़ है नहीं है, कहाँ जुड़ रहे हैं कहीं नहीं जुड़ रहे हैं, क्या हालत है अभी, उसके बारे में हमको ठीक से समझने की जरूरत है। क्योंकि टेक्नोलॉजी फिर से वही चीज़ है जो मानव कुल के प्रयास से कुछ उपलब्ध हुआ है। साइंस हुआ जो जितना हम उसका अध्ययन कर पाए ना, कोई नियम पहचानने की कोशिश किए और उसको हम बताने का काम कर रहे हैं। आपने सुबह बोला साइंस स्टार्टेड, प्रमाण का शुरुआत साइंस से हुआ, ऐसा कुछ? प्रमाण शब्द का प्रयोग किया, प्रमाणित नहीं हुए, प्रमाण दे नहीं पाए, तो प्रमाण शब्द को इंट्रोड्यूस नहीं किया है। क्योंकि आदर्शवाद में तो प्रमाण की बात ही नहीं है। आदर्शवाद में प्रमाण की बात नहीं होती। अगर तुम प्रमाण पूछोगे तो तुमको शंका है तो तुम्हारे में आस्था नहीं है, तो तुम्हारे को कुछ समझ भी नहीं आएगा, चलो जाओ अपने घर, ऐसा हो गया हो। तो वहां तो प्रमाण की बात ही नहीं होती। विज्ञान ने प्रमाण को बात किया, प्रमाण को नहीं दे पाए। उसका प्रमाण क्या है बताया, प्रमाण को नहीं दे पाया, इसका प्रमाण क्या है? धरती बर्बाद हो गई, अपने प्रदूषण हो गया, संतुलन गया, अब सब गया, खत्म हो, लो कर लो। तुम बहुत अच्छे से लाइट समझे हो, बहुत अच्छे से है ना इन्वायरमेंट समझे हो, तो उसका प्रमाण ये होना चाहिए कि वो बचना चाहिए, वो तो अपन बर्बाद कर दिए, तो प्रमाण तो नहीं दे पाए। प्रमाण की बात जरूर की। ठीक, बढ़िया, धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि, कल मिलते हैं।